Okay जी, so welcome to lecture number 2 week 14। लास्ट टाइम जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट नेटिंग और DSCP, IP फॉरवर्डिंग और कुछ IP लेयर के प्रोटोकॉल देखे थे हमने। ICMP प्रोटोकॉल, पिंग, एको किस तरह काम करता है। IP प्रोटोकॉल का हेडर हमने देखा था। आज जो है हम IP लेयर के हवाले से जो एक हमारा जो लास्ट टॉपिक है IP लेयर के हवाले से, वो है यूनिकास्ट राउटिंग। अब यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, और राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर, क्योंकि ये मतलब जिस तरह हमने एक पढ़ा था टॉपिक IP सबनेटिंग वाला, वो एक क्रक्स होता है, ऐसे ही ये भी एक क्रक्स आप समझ लें इसको, एक पूरा मतलब जिसे कहने के मेन पार्ट है कोर्स का। तो खैर ये तो एक ब्रीफ सा है, सिंपल। यूनिकास्ट राउटिंग जो है वो इंटरनेट में इस्तेमाल होती है कि जहाँ पे आप, यूनिकास्ट राउटिंग क्या होती है कि जहाँ पे एक सोर्स हो और एक डेस्टिनेशन हो, ये यूनिकास्ट होता है। जहाँ पे डेस्टिनेशन एक से ज्यादा हो वो मल्टीकास्ट कहलाता है, और जहाँ पे डेस्टिनेशन जो हैं वो कंप्लीट तमाम नेटवर्क में भेजना हो सब कुछ डाटा, तो वो ब्रॉडकास्ट कहलाता है। तो ये यूनिकास्ट राउटिंग है, यानी कि जो आपके पास जो पैकेट फॉरवर्डिंग होगी वो बेस्ड ऑन अपॉन द डेस्टिनेशन एड्रेस होगी, और वो डेस्टिनेशन एड्रेस किसी एक डिवाइस का होगा। अच्छा, ये फॉरवर्डिंग करने के लिए जो है जनरल आइडिया ये है कि राउटिंग टेबल बिल्ड करने पड़ते हैं इस काम के लिए। तो अगर आप देखें यहाँ पे फॉरवर्डिंग टेबल को यूज करता है, तो जितने भी रास्ते में राउटर आते हैं वो सब राउटिंग टेबल उनके पास होता है, और राउटिंग टेबल में उनके पास ये मालूमात होती है कि जो डेस्टिनेशन है वो हमारे किस तरफ है, मतलब पोर्ट नंबर 1 की तरफ है, 2, 3, 4, 5 किस तरफ है। तो जो डेस्टिनेशन है जिस तरफ वो होती है, वो पैकेट जो भी आया रिसीव हुआ है उसको उस पोर्ट पे आउट कर देते हैं। ये फॉरवर्डिंग कहलाता है। तो ये टेबल बेस्ड फॉरवर्डिंग होती है। जो एंड होस्ट होते हैं, जो सोर्स और डेस्टिनेशन बजाते खुद है, जो कंप्यूटर होगा या कोई आपके पास मोबाइल है, वो उनके पास कोई राउटिंग टेबल नहीं होता। आपके मोबाइल के पास कोई नहीं होता, ऐसे आपके कंप्यूटर के पास कोई राउटिंग टेबल नहीं होता। उनके पास क्या होता है, उनके पास डिफॉल्ट राउट होता है। यानी डिफॉल्ट राउट ये होता है कि जब भी आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो डिफरेंट हो फ्रॉम द होस्ट एड्रेस। समझा रही बात? डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो उसका नेटवर्क पे बात हो रही है कि डेस्टिनेशन जो एड्रेस आपने जिस पे आप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, उसका जो डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है वो अगर मुख्तलिफ हो, तो वो जो है उसको कंसिडर ये करते हैं कि ये डिफरेंट नेटवर्क पे है बेसिकली, तो इसलिए उसके हवाले से वो राउटर की तरफ भेज देते हैं। लेकिन अगर आपका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो सेम ही उसी नेटवर्क में है, ठीक है जी बात, यानी उसके लिए वो जब आपको पता है कि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जब होती है हमारे पास वो एक नेटवर्क आईडी होती है, और हम पहचान सकते हैं कि जो ये आईपी है डेस्टिनेशन, वो हमारे ही नेटवर्क से बिलोंग करता है या नहीं करता। एक कंप्यूटर ये चीज़ पहचान सकता है। अच्छा, ये चीज़ वो कैसे पहचानता है, इसके हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देखें, हमने एग्जांपल्स की थी, जिस तरह 192.168, तो ये अब मैं आपको यहाँ से अपने कंप्यूटर से बताता हूँ ये चीज़। एक कंप्यूटर जो है वो कैसे पता लगाता है कि ये नेटवर्क जो है सेम है या मुख्तलिफ। तो जी, यहाँ अगर आप देखें, ये मेरा आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.9, और इसमें जो सबनेट मास्क है वो 255.255.255.0 है। इसका मतलब ये है कि इसमें इतना जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन वो सेम रहेगा। तो ये ये इतना पोर्शन है, इतना पोर्शन सेम रहेगा, ठीक है। ये है। अब वो मास्क के लिहाज से देख लेता है कि अगर किसी भी डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर ये वाला पोर्शन उसको सेम नजर आए, तो वो समझ जाता है कि ये मेरे ही
नेटवर्क का हिस्सा है जो कंप्यूटर डेस्टिनेशन, और ये की कम्युनिकेशन हो रही है। यानी अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये अगर राउटर है आपके पास आर, ये अगर राउटर है और ये इसका इंटरफेस है जिसके साथ पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है जी बात। इंटरफेस है, ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ये पूरा नेटवर्क एक ही नेटवर्क। यहाँ पे आपने एक स्विच लगाया हुआ है और इस स्विच के साथ आपने दो कंप्यूटर लगाए हुए हैं, एक एक ये है पीसी 0 और एक ये पीसी 1। तो अगर ये कंप्यूटर इसको डाटा भेज रहा है तो ये विद इन द नेटवर्क है, ये नेटवर्क से बाहर नहीं जा रहा। लेकिन अगर राउटर का हम दूसरे इंटरफेस की बात करें, लाइक इस नेटवर्क की बात करें जो यहाँ पर है, ये जो है इसकी बात करें तो यहाँ पे एक स्विच होगा ऐसे करके और उसके साथ यहाँ पर एक कंप्यूटर होगा। अब चूंकि ये दो डिफरेंट नेटवर्क हैं, ये कुछ और है, ये कुछ और है, जब भी ट्रैफिक यहाँ से इधर जाएगी तो वो राउटर के पास होगी। तो कंप्यूटर ने फैसला करना होता है कि ट्रैफिक को राउटर की तरफ भेजूं या उसको डायरेक्ट ही इस होस्ट की तरफ भेजूं। ठीक है जी बात। ये फैसला करने के लिए वो चेक करता है कि क्या है और वो सेम नेटवर्क की ट्रैफिक है या मुख्तलिफ की है। तो अगर सेम नेटवर्क की ट्रैफिक हो तो ये राउटर क्या करता है, उस पैकेट को आर्क के जरिए से उसका पता कराता है कि क्या मैक एड्रेस है और वहां पे वो फॉरवर्ड। लेकिन अगर डेस्टिनेशन एड्रेस मुख्तलिफ हो तो ट्रैफिक हमेशा राउटर की तरफ जाती है। क्यों जाती है? अच्छा, राउटर का एड्रेस क्या है? राउटर का एड्रेस आईपी डिफॉल्ट गेटवे लिखा हुआ है, ये राउटर का एड्रेस 192.168 ट्रैफिक चली जाएगी अगर हमारे पास डिफरेंट नेटवर्क है और फिर वो राउटर आगे भेजेगा। अब ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट एक डिस्कशन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑफ द। अभी चूंकि इसमें हमने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नहीं की, चूंकि वो आपकी मैंने अपनी दफ़ा स्कोप में रखा ही नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं कोर्स पढ़ाऊंगा तो मैंने ये सोचा प्लान किया कि नेक्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग असाइनमेंट भी दूंगा। तो अगर आप देखें ऐसा, ये यहाँ पे एक नेटवर्क अगर आप देखें यहाँ पे ये है, मैसेज लगे हुए हैं, पूरा नेटवर्क बना है। अच्छा, अब इसको अगर आपने मॉडल करना है, मैथमेटिकली मॉडल करना है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, कंप्यूटर में सिमुलेशन परफॉर्म करनी है, तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, काउंटर ए बी सी डी ई एफ और ये जी, और जो दरमियान में लिंक्स हैं उनको वेट दे दिए 2 3 की तरह। और ये जो वेट दिया वो इस लिहाज से दिया है लिंक स्पीड कितनी है और वो डिस्टेंस कितना है, लेंथ ऑफ द मीडियम कितनी है, मीडियम कौन सा है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ देंगे, कहलाती है मॉडलिंग। जब आप इस डायग्राम से जब ये हासिल करते हैं तो ये अब जो ये आपके पास डायग्राम बन गई है जिसके अंदर ये आपकी नोड्स हैं और एजेस हैं, ठीक है जी बात, ये नोड हैं और उनकी कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है। तो इसके ऊपर फिर आप अपने सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और जो आप एनालिसिस परफॉर्म करेंगे वो एक्चुअली यहाँ पे इसको मॉडल किया, तो इस जो रिजल्ट्स आएंगे वो इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल वो सही आएंगे। तो आप क्या कहते हैं कि इंटरनेट के अंदर जो हम मॉडल करते हैं वेटेड ग्राफ से करते हैं। वेटेड इसलिए कहते हैं कि आपके जो लिंक्स हैं उनके वेट्स हैं, इसको वेटेड ग्राफ कहते हैं। डाटा स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिथम के अंदर आपको जो अभी खास तौर पे सीनियर भी और जूनियर भी आप लोगों ने उसमें वो पढ़े होंगे, ट्री पढ़ा होगा और लिंक लिस्ट इस तरह की चीजें पढ़ी होंगी, ग्राफ शायद ना पढ़ा हो। तो ग्राफ भी एक डाटा स्ट्रक्चर होता है और ग्राफ भी बना सकते हैं आप, बिल्कुल। और ग्राफ अगर आप बना लें तो वो जो ग्राफ है वो किसी नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, इसके ऊपर इस ग्राफ के ऊपर फिर आप सारे एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं और जो एल्गोरिथम है वो आप इस पे रन करते हैं। अच्छा, तो एक तो ये है कि हम क्या करते हैं कि मॉडल करते हैं नेटवर्क को एज ए ग्राफ। यानी कि अगर फिजिकली कोई नेटवर्क हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है तो कंप्यूटर में जब हम उसको लेंगे तो वो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस फॉर्म में आएगा, वेटेड ग्राफ की शक्ल में आएगा। फिर इसके ऊपर हम बाकी अपने एल्गोरिथम रन करेंगे, जो एल्गोरिथम हमें रन करने हैं। लीस्ट कॉस्ट राउटिंग क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। कहता जी कि जब आप मॉडल करते हैं तो हमें लीस्ट कॉस्ट निकालनी होती है फ्रॉम वन होस्ट टू एनी अदर होस्ट। यानी अगर आप यहाँ से मैं कहूँ कि ए से लेके जी तक मुझे लीस्ट कॉस्ट पाथ चाहिए, अब जरा बताएं कौन सा हो सकता है। मैं अगर ए से बी भेज दूँ तो ये 2 है, ये 2 फिर आगे 5 है और फिर ये, तो ये 10 कॉस्ट बनती है, ए बी सी और फिर जी तक पहुंच जाएगा। इस पाथ की कॉस्ट 10 बनती है। तो मैं अगर इसको इस पाथ से भेजूँ, अगर आप देखें ए से बी 2 और बी से ई 4 हो गया और फिर ई से एफ हो गया जी
6 और 2 कितने हो गए 8। एफ से जी कॉस्ट कितनी आ गई 9। तो इसका मतलब कि ये पार्ट है ये है मतलब ए से ई और ई से लेकिन इसकी कॉस्ट कम है। ऐसी ए से लेके जी तक बहुत सारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से कोई एक बेस्ट होगा, लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ होगा, वो फाइंड करना एक पूरा प्रॉब्लम है। और जब आप उसको सॉल्व करते तो आपको पता चल जाता है कि इस कोर्स से लेके उस कोर्स तक बेस्ट लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ कौन सा है। ठीक है जी बात। तो वो उसके डिफरेंट एल्गोरिथम है ये फाइंड करने के लिए। इसको हम ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम भी कहते हैं, टीएसपी भी कहते हैं, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड एक कंप्यूटर साइंस का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो ये इस तरीके से है। अच्छा, और पाथ कौन से अवेलेबल है अगर आप देखें, बाकी और पाथ भी हैं लेकिन इसके अलावा वो लेंथ के साथ ये ए से बी, बी से ई और ई से एफ, तो ये पाथ सही है। तो ये निकाल देंगे। तो लीस्ट कॉस्ट अराउंड ये होती है, आप क्या करते हैं कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला पाथ होता है उसको हम फॉलो करते हैं और वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, उसको फाइंड भी करना होता है। उसको फाइंड करने के लिए हम डिफरेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं। वो एल्गोरिथम कौन से होंगे वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इन द फिगर द बेस्ट राउट बिटवीन ए एंड ई इज ए बी ई विद कॉस्ट 6। तो ये जो आपको एग्जांपल दिखाई गई है ए से ई तक उसने कहा है जो पाथ है बेस्ट वो ए बी ई है। देख लेते हैं जी, ए से ई, ए से लेके ई तक अगर आप देखें एक पाथ है ए से ई वाया डी। अगर वाया डी आप जाएं तो कॉस्ट बनेगी 8, लेकिन अब वाया बी जाएं ए से बी और बी से ई तो फिर कॉस्ट बनेगी 6। तो इसका मतलब दिस इज द बेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू। इस तरह आप निकालें। लीस्ट कॉस्ट ट्री इज अ ट्री। अच्छा, लीस्ट कॉस्ट ट्री क्या होता है? अब देखिए, अगर आप यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हैं जो देखिए लूप बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए लूप बन रहे हैं ना। तो लूप्स को हमने अगर खत्म करके इसको ट्री बनाना है, जैसा ट्री हमें हमेशा रिक्वायर्ड होता है और डिजायरेबल होता है क्योंकि उससे लूप नहीं बनते हैं। लूप से ये होता है कि ट्रैफिक उसमें सर्कल नहीं करती, तो इसलिए हम लूप अवॉइड करते हैं। तो फिर हम इस ग्राफ को जब कुछ लिंक्स यहाँ पर लूप खत्म करेंगे, इस ग्राफ में से जब आप लूप खत्म करेंगे तो ये ट्री बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ट्री है वो एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है ग्राफ बेसिकली। जिस तरह ट्री बनता है ग्राफ भी वैसे ही बनता है, डाटा स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें ट्री जो बनेगा वो ये है कि ए जो है वो तमाम नोड के साथ कनेक्टेड है। ए के लिए अगर आप देखें ये इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट ये है कि ए से बी तक का ये लिंक और बी से फिर सी तक का ये लिंक, फिर ई और ये, इस तरीके से सारे लिंक यहाँ पे हमने ओपन कर दिए। ए से लेकर सोर्स ए है, फ्रॉम ए टू एनी अदर नोड दिस इज द लीस्ट कॉस्ट ट्री। ठीक है जी बात। तो ये पीछे था लीस्ट कॉस्ट राउटिंग, कि हम जो राउटिंग करते हैं वो लीस्ट कॉस्ट के हिसाब से करते हैं। और जब हम उसके लिए पाथ फाइंड करेंगे तो वो पाथ हम जब बना लेंगे तो वहां पे हम लूप खत्म करेंगे और वो ट्री ट्री का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बेसिकली वो ग्राफ ट्री की शक्ल इख्तियार कर देगा और हम इसको कहेंगे कि ये बेसिकली एक लीस्ट कॉस्ट ट्री बन गया। ये ए के लिए है। अच्छा, ये बी के लिए आ गया। तो बी का अगर आप देखें, अब ये बी के ऊपर 0 क्यों लिखा हुआ है? मतलब बी से बी तक जाने की कॉस्ट कितनी है? 0। बी से ए जाने की कॉस्ट कितनी है? 2। यहाँ देखें लिखा हुआ है 2 इसको। इस तरीके से अगर आप ए से डी जाएंगे तो कॉस्ट कितनी है? 5। तो बी से डी तक कॉस्ट कितनी हो गई? 2 एंड 5 7 हो गई। इस तरीके से। लेकिन बी जो है वो कनेक्टेड है विद ऑल द नोड्स। ये सी के लिहाज से हो गई, ये डी के लिहाज से, ये ई के लिहाज से, और ये एफ के लिहाज से, ये जी के लिहाज से। तो आप हर नोड के लिहाज से इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब बात करते हैं राउटिंग टेबल की, कि ये लीस्ट कॉस्ट जो आपने पाथ फाइंड करना होता है ये कैसे निकालते हैं। वो कह रहा है जो डिफरेंट एल्गोरिथम जो बनते हैं उनमें जो द डिफरेंस बिटवीन दीज मेथड आर इन द वे दे इंटरप्रेट द लीस्ट कॉस्ट एंड द वे दे क्रिएट द लीस्ट कॉस्ट ट्री फॉर ईच नोड। तो जिस तरीके से वो लीस्ट कॉस्ट फाइंड करते हैं और लीस्ट कॉस्ट ट्री बनाते हैं, उनके ये मेथड्स में मुख्तलिफ होती है लेकिन एंड रिजल्ट सेम होता है कि सब ने लीस्ट कॉस्ट ट्री बनाने तो मुख्तलिफ एल्गोरिथम बने हुए हैं, एक ही काम। अच्छा, जो ये लीस्ट कॉस्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्री की और एल्गोरिथम्स की, ये एल्गोरिथम्स जेनेरिक हैं। जो एल्गोरिथम्स हैं ये इनका ताल्लुक लेयर 3 से नहीं है, याद रखिएगा। हो सकता है कल को एक प्रोटोकॉल बने जो लेयर 2 पे काम करे लेकिन वो इनमें से कोई एल्गोरिथम यूज कर ले। ठीक है जी बात।
हो सकता है कोई ऐसा कल को आप एप्लीकेशन बनाएं जो कि लेयर 7 पे काम करे, एप्लीकेशन लेयर पे, और आप उसमें से जो है वो कोई एल्गोरिदम इसमें से यूज कर। तो ये एल्गोरिदम्स हैं, इनका किसी लेयर से ताल्लुक नहीं है। हाँ, कुछ लेयर 3 के प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे जो कि इन एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं। कौन से, यानी कि उन प्रोटोकॉल्स के बिहाइंड द सीन जो एल्गोरिदम होते हैं वो ये होते हैं। तो एक तो है वो कहलाती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जो है वो यूजेस द गोल we discussed in introduction and find the best path, ठीक है। और डिस्टेंस वेक्टर में द फर्स्ट थिंग ईच नोड क्रिएट्स इट्स ओन लीस्ट कॉस्ट ट्री विद द रुडिमेंट्री इंफॉर्मेशन, जो उसके पास जो भी होती है उससे इट हैज अबाउट इट्स इमीडिएट नेबर्स, तो उसके पास अपने आसपास के नेबर्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है उससे वो एक एट फर्स्ट जो है वो एक लीस्ट कॉस्ट ट्री बनाती है। द इनकम्प्लीट ट्री आर एक्सचेंज बिटवीन द इमीडिएट नेबर्स, फिर वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करती विद द नेबर्स, और इस तरीके एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपने अपने जो इनके इनकम्प्लीट ट्रीज होते हैं उनको शेयर करते हैं, और उससे वो बनाते हैं मोर कंप्लीट एंड टू रिप्रेजेंट द होल नेटवर्क, एक अच्छा टेबल बना लेते हैं। तो वी कैन से दैट इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग अ राउटर continuously tells all of its neighbor what it knows about the whole network, ठीक है जी बात। तो ऑल दो द नॉलेज कैन बी इनकम्प्लीट, देखिए अभी हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पे चीज एग्जांपल देखेंगे, ई जो है अपने नेबर के बारे में बताएगा कि मेरे साथ डी और एफ कनेक्टेड है, इसको बाकी पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो फिर डी ने बताया कि हाँ मेरे साथ ए कनेक्टेड है। जब डी ने बताया कि मेरे साथ ए कनेक्टेड है ई को, तो अब ई को पता लग गया कि यहाँ नेटवर्क के अंदर कोई एक राउटर ए भी है, लेकिन उसका पाथ वाया डी जाता है। सिमिलरली डी ने जो है वो ए को बताया कि ई भी है कोई, तो उस ए को पता लग गया कि ई भी है नेटवर्क में कोई राउटर और उसका पाथ वाया डी है। तो इस तरह जब ये आपस में शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो ये एक दूसरे नेटवर्क का करता है नेटवर्क में कौन कौन से राउटर्स हैं और वो किस तरह कनेक्टेड हैं। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर हॉप काउंट, यानी कि कितनी हॉप्स अवे है, इसको दिखाया जाता है, इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है कितनी हॉप्स अवे है। बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम है इसके जो इस्तेमाल होता है, बेलमैन-फोर्ड इक्वेशन इज यूज्ड टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस वेक्टर ये होता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालता है, और इस यानी कि डिस्टेंस को यूज करते हैं इसमें। डिस्टेंस मतलब द नंबर ऑफ हॉप्स, कितने हॉप अवे है। ए से डी तक कितनी हॉप्स बनती हैं, ए से बी फर्स्ट हॉप, बी से ई सेकंड हॉप, ई से एफ थर्ड हॉप, और एफ से जी फोर्थ हॉप। तो आप कह सकते हैं कि जो आप ए से तक उसकी जो डिस्टेंस वेक्टर के लिहाज से उसकी जो कॉस्ट वो 4 हॉप बनेगी। मीट्रिक कहते हैं, मीट्रिक। इसमें जो मीट्रिक है जिसकी बेस पे वो बेस्ट पाथ फाइंड करता है वो है कि नंबर ऑफ हॉप्स कितनी है, मीट्रिक। अच्छा, इस तरीके से अगर आप देखिए ए से सी तक कितनी है आपकी हॉप काउंट, ए से बी और बी से सी, यहाँ ये है ये हॉप काउंट, तो हॉप काउंट करता है। ये जनाब आपके डायग्राम आप सामने आते हैं, ठीक हो। अगर आपके पास x सोर्स है और ये y जो है आपके पास डेस्टिनेशन है, ठीक है जी। ये a b c नोड्स d x फ्रॉम x मिनिमम c x a प्लस c प्लस d a y, ठीक हो की बात जी। क्या मतलब, आप इन दोनों को प्लस करने किसको, देखिए पाथ कितने बन रहे हैं, 3 पाथ है ना, यहाँ से यहाँ चले गए और यहाँ से यहाँ एक पाथ ही है, तो सी एक्स ए प्लस डी ए वाई कॉमा सी एक्स बी प्लस डी बी वाई, इनको जमा कर लिया, सी एक्स सी प्लस डी सी वाई। ये इन तीनों में से जिसकी जो है समझा रही बात जी, वो जो मिनिमम लिखा ना मिनिमम फंक्शन है, यानी कि यहाँ जो वैल्यूज यहाँ पे नंबर आएंगे इस तरह 6 8 9 5 4, जो सब बड़ा होगा वो होगा फोर स्मॉलेस्ट है। तो 4 वाला जो पाथ चूज होगा कि एक्स स्मॉलेस्ट और जो लीस्ट फर्स्ट पाथ है वो वाला है, तो इनमें से स्मॉल होगा, हम उसको मजीद इलैबोरेट करेंगे, ठीक है जी बात। बस आपके पीछे शोर बहुत आ रहा है जी। अच्छा शोर आ रहा है, 1 मिनट में इसका इलाज करता हूँ, 1 मिनट।
अब ओके, तो मैं डिस्कस ही कर रहा था कि ऐसे वो मेरी बात, तो वो ये करेगा कि बेसिकली ये इन सब की जगह पे उसने क्या किया कि इस कॉस्ट वाले पाथ उसने चूज कर लिया कि x से y डी एक्स वाई, ये बेसिकली लिंक बन गया, ठीक है, और फिर इस तरीके से उसने फाइंड कर लिया। तो ये अच्छा, ये आपने पाथ रखा होता डी एक्स वाई वाला, लेकिन एक आपको अचानक ये भी होता है कि नए नए राउटर और नई नई नोड्स ऐड होती रहती है नेटवर्क के अंदर, तो उसके तो अगर ये जी नोड में ऐड हो जाए जी, तो एक पाथ, अब आपके पास देखें दो पाथ हैं, एक तो ये था आपने ऊपर फाइंड कर लिया, इस केस में आपको जो भी स्मॉलेस्ट यहाँ से मिला वो आपने चूज कर लिया, और अब आप कह रहे हैं एक्स से वाई जी मेरा स्मॉलेस्ट पाथ है। लेकिन कल को एक और नोड ऐड होता है, आपको एक और पाथ दिया सी एक्स सी और डी जी वाई, ये इन दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे, डी एक्स वाई कॉमा सी एक्स सी प्लस डी जी वाई, इन दोनों जो मैं उसको आप यूज करने का, ये अपडेट्स भी होती है, पांच जो अगर बन रहे हैं उसको भी साथ शामिल करते हैं, आपको देखते हैं आगे तो कहते हैं डिस्टेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ ट्री। अब हमारे पास ये ट्री था ए के लिहाज से, ट्री ऑफ ए, तो अब देखने लगे इधर रोज में और इधर ए, मतलब है फ्रॉम ए टू ए कॉस्ट कितनी है 0, फ्रॉम ये सॉरी ए से बी कितनी कॉस्ट है जी, ए से बी 2, ए सी कितनी है 2 7 कॉस्ट, सी के ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो जो कॉस्ट है वो 7 है। ए से डी कॉस्ट कितनी है, ए से ई कॉस्ट कितनी है, ए से एफ 8 है, जी जो है वो 9 कॉस्ट, तो ये आपने डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है कि ए से बाकी नोड्स तक जो है कितनी कॉस्ट है, उसका एक आपने वेक्टर बना लिया, जिसको आप वेक्टर कहते हैं आमतौर पे, जो एक रो होती है कॉलम वेक्टर कहते हैं आमतौर पे हम, मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, तो ये कॉलम बेसिकली इसमें आपके पास क्या होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू एनी अदर नोड कितना कितना कितनी कॉस्ट है। तो डिस्टेंस वेक्टर क्या होता है, अ वन डायमेंशनल अरे टू रिप्रेजेंट्स द लीस्ट कॉस्ट ट्री, नेम ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर डिफाइंस द रूट इंडेक्स, जो कि आपके पास रूट इंडेक्स है ए, जब ए के लिए बनाएंगे तो उसका नाम ए रख देंगे, बी के लिए तो उसका नाम बी रख देंगे, सी के लिए बनाएंगे तो उसका नाम सी, इस तरह इस नेटवर्क में हर नोड के लिए एक डिस्टेंस वेक्टर आपके पास बन जाएगा फॉर ईच। इंडेक्सेस क्या होंगे इसके, डिफाइन, यानी कि ये तरफ कह रहा है जो इंडेक्स है ये डेस्टिनेशन है और सोर्स है, path to the destination as the least cost, it gives only the least cost to the destination। समझा रही बात, ये आपको सिर्फ लीस्ट कॉस्ट बता रहा है, पाथ नहीं बता रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं दोबारा से बताता हूँ क्या मतलब है इस बात का, जो नीचे ब्लू में लिखा हुआ है, अ डिस्टेंस वेक्टर does not give the path to the destination as the least cost tree does, it give only the least cost to the destination। अब मैं आपको पूछता हूँ ए से जी तक कॉस्ट कितनी है, तो आप यहाँ से देख के बताएंगे ये 9 लिखा हुआ, तो यहाँ से डिस्टेंस वेक्टर से आप करें कॉस्ट, ये तो इस टेबल से पता लग गया हमें, लेकिन पूछो कि ए से जी तक आप जाएंगे रास्ते कितनी हॉप, कहाँ कहाँ गुजरेंगे, ये इंफॉर्मेशन नहीं पता, वो आपको ट्री बताएगा, ट्री बता रहा है कि ए से बी जाएंगे, बी से ई जाएंगे, ई से एफ जाएंगे और एफ से जी जाएंगे, ये तो जो ट्री है वो तो आपको पास भी बताता है, लेकिन जो डिस्टेंस वेक्टर होता है बेसिकली वो ओनली इट गिव्स ओनली द लीस्ट कॉस्ट टू द डेस्टिनेशन, ये कॉस्ट बताता है। ये इसको देखते हैं, शुरू में इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, जो हर नोड को अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स का पता होता है शुरू में, अभी देखिए हम अभी ग्राफ है, अभी ट्री नहीं है, ए को पता है कि मेरे साथ बी कनेक्टेड है, कॉस्ट 2 है, उसने यहाँ नोट कर ली, ए से ए तक की कॉस्ट 0 है, अच्छा जी,
ए को पता है कि मेरे साथ डी कनेक्टेड है और डी की कॉस्ट कितनी है 3 है। तो देखें ए से बी, ए से ए और ए से डी। ए ने अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन रखी। अब ए के लिए डी नीचे जो है सी ई एफ जी, ये सब उसके लिए इसकी कॉस्ट उसको अननोन है, इसलिए उसने इसकी कॉस्ट का जो वैल्यू रखी वो इनफाइनाइट रखी है कि अननोन है। इसका ये मतलब है, यानी कि अभी अभी अननोन है। सिमिलरली बी ने अपने नेबर्स के बारे में बात रखी है। बी को पता है कि बी से ए जो है कॉस्ट वो 2 है, और फिर बी से बी 0 है, बी से 5 सी जो है वो 5 है, बी को डी। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर हैं उनके बारे में सब ने अपना अपना एक वेक्टर बना लिया। फर्स्ट फेज में तो ये करते हैं। तो ईच नोड इन इंटरनेट व्हेन इट इज बूटेड, यानी कि जब उसको आप ऑन करते हैं, सेंड some greeting message out of its interface and discovers the identity of the immediate neighbor and the distance between itself and each neighbor। तो जैसे आप किसी डिवाइस को ऑन करते हैं तो वो अपने नेबर्स को इन्फॉर्मेशन भेजती है, कुछ ग्रीटिंग्स के हेलो हेलो पैकेट भेजती है, हेलो, और उसमें निगोशिएट करते हैं कि हाँ जी कितना डिस्टेंस है हमारे दरमियान में, कितना टाइम लगता है, सारे पैरामीटर्स और उसकी कॉस्ट वगैरह सब वो पता लगा देते हैं। तो हर नोड अपना अपना ये बिल्ड कर लेते हैं। इसको हम कहते हैं रूडिमेंट्री जो है ना, ये सिंपल रूडिमेंट्री आपके मैसेज वेक्टर्स बन गए। दीज वेक्टर्स कैन नॉट हेल्प इंटरनेट टू इफेक्टिवली फॉरवर्ड अ पैकेट। अब अगर आप देखें ना, यहाँ से अब मैंने पैकेट भेजना है ए से फॉर एग्जांपल सी तक, चलें इसको ऐसे कर लेते हैं, ए से ई मैंने पैकेट भेजना। अब ए से ई पैकेट जो भेजने हैं वो दो पाथ अवेलेबल है, वाया बी भी और वाया सी भी। लेकिन इसको जब ये टेबल देखा तो ए से लेके ई तक कॉस्ट क्या है, अननोन है, इनफाइनाइट है। तो इसको अभी ये नहीं पता कि जब मैंने ट्रैफिक भेजनी है ई के लिए तो वो मैं किस तरफ से भेजूँ, बी की तरफ से भेजूँ या डी की तरफ से भेजूँ, क्योंकि अभी हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम्प्लीट है। ये जो इनकम्प्लीट आपके पास फैक्टर्स हैं, जो ये आपको हेल्प नहीं कर सकते कि अभी आप पैकेट फॉरवर्ड करें। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये आपके सारे टेबल स्मूथ ना हो जाएं और हर नोड को नेटवर्क के अंदर मौजूद दूसरी नोड्स का पता ना चल जाए, उस वक्त तक आपकी ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होती। तो इसका जवाब है बिल्कुल जी हाँ। इसका मतलब है कि आपकी ट्रैफिक फॉरवर्ड होने से पहले राउटिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे पाथ फाइंड करके राउटिंग टेबल के अंदर ले आते हैं, और फिर आपके पास वो राउटिंग वो उन टेबल्स को यूज करते हुए फिर आप पैकेट फॉरवर्ड करते हैं। तो जब तक टेबल बिल्ड नहीं होगा, राउटिंग टेबल बिल्ड नहीं होगा, आपकी पैकेट फॉरवर्ड नहीं। तो जो मैंने बताया, तो पहला फेज तो ये था कि एंट्री बना ली है, ठीक है। After each node has created its vector, it sends from a neighbor, it updates its distance vector using the Bellman function। तो Bellman function के जरिए से जो है वो नया टेबल बनाती है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट बी रिसीव्स अ कॉपी ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर की जो कॉपी थी वो ये थी, जिसको कॉपी मिल गई, कॉपी थी। अब वो इन दोनों को यूज करेगा, ठीक है ये बात, और अपनी एक नई कॉपी बनाएगी, ठीक है। और वो बेसिकली इक्वेशन क्या है कि मिनिमम ऑफ दीस टू, मिनिमम इसमें 2 प्लस 2 क्योंकि इसको मिनिमम ऑफ 2 प्लस बी की जो वैल्यू है वो कॉमा 2 प्लस ए की जो वैल्यू है, उनमें जो स्मॉल वैल्यू होगी वो आपकी अब नई इसमें आ जाएगी। अच्छा अब देखते हैं, अब बी की जो अब नई वैल्यू है इसकी वैल्यू वो है 2, और जब आप ए की वैल्यू देखते हैं वो है 0, यानी कि बी से ए तक जाने का अगर हम बात करें, बी से ए तक जाने की, तो ओल्ड वैल्यू है 2, ठीक हो गई। ए ने जो भेजी है वो कितनी है जी, 0। अच्छा, अब यहाँ पे बी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, 2, तो यहाँ पे आएगा 2, जो यहाँ से नजर आ रहा है ये 2 आएगा यहाँ पर, वो हमें यहाँ से मिला, ए यहाँ से मिला, ये वैल्यू यहाँ आ गई 2। और फिर जो अभी ए ने भेजा है कि ए से ए तक की कॉस्ट 0 है, वो यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा।
तो ये है 2 कॉमा 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 क्या होता है 2, तो ये बनेगा 2 कॉमा 2। इन दोनों में से स्मॉल क्या है 2, तो जो बी ऑफ अभी जो नई कॉस्ट बनेगी वो भी 2 ही होगी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा, ये 2 ऐड क्यों किया है, उसकी वजह मैं आपको पहले बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे। पहले वजह बताता हूँ, वहां चलते हैं बैठ। देखिए बी जो है वो, उसको पता है कि ए मेरा नेबर है, इसलिए वो नेबर तक पहुंचने में जो कॉस्ट है वो ऐड करेगा ना, सारी बात है। जो देखें ए जो है वो डी तक जाता है 3 कॉस्ट, तो क्या बी भी डी जा सकता है, नहीं। बी बेसिकली वो कॉस्ट ऐड करनी है जो बी को पता है कि ए तक पहुंचने की कॉस्ट है। तो अगर आप देखें बी को पता है कि ए तक पहुंचने की कॉस्ट कितनी है 2, इसलिए बी वो कॉस्ट जो ए तक कि वो ऐड करेगा उन तमाम इस पूरे वेक्टर में। यानी कि आप समझ लें कि वो बी ने ये करना है कि जब ये अपना टेबल भेजेगा इसको, ठीक है जी बात, तो बी इन, ओके। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब ए जो है, ए जो है जब अपना इसको ये बेसिकली टेबल सेंड करेगा ए, तो ये जो बी है उसको एज इट इज इन वैल्यूज को यूज नहीं करेगा, बल्कि पता है इसको कि बी ने जो भी मालूमात मुझे दी है मुझे उनमें 2 ऐड करना है, बिकॉज बी से लेकर ए तक पहुंचने में तो बेसिकली जो वैल्यू भी यहाँ पे आ रही है उनमें सब के सब में वो 2 ऐड करेगा, और फिर वो कंपेयर करेगा कि अब जो ये वैल्यूज बन रही है और ये वैल्यू बन रही है इनमें से स्मॉल कौन सी है। जो स्मॉल है वो अपडेट कर लेगा, जो लार्जर है उसको वो इग्नोर कर। ठीक है, ये बात इस तरीके से है। तो 2 इसलिए ऐड कर रहा है, जिसको पता है कि जो ए की कॉस्ट है डी तक पहुंचने की वो तो 3 है, लेकिन क्या मुझे जो है वो ए ने बता दिया कि ए से डी तक 3 कॉस्ट है, तो क्या बी से डी भी 3 होगी, नहीं। बी को बेसिकली वो कॉस्ट ऐड करनी होगी जो उसे अपने नेबर तक पहुंचने में लगती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप देखें ये 2 ऐड किया गया। तो लेट्स से ये देखें बी ने जो वो है रिसीव की है कॉपी ई से, अब वो ई तक की जो कॉस्ट है वो 4 ऐड कर रहा है, तो पिछले जो अगर हम देखें जाके ये 4 है, ई ने जो उसको राउटर भेजा उसमें वो 4 ऐड करेगा, तो ये सारी वैल्यू वो ऐड करता है। अच्छा, अगर आप देखें ओल्ड बी के अंदर ये भी 2 था, ये भी 2, ये 005, लेकिन ओल्ड बी के अंदर जो पहले उसके पास था डी तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, इनफाइनाइट था, लेकिन ए ने उसको बताया कि डी तक अगर आपने जाना है तो 3 कॉस्ट के साथ मैं आपको लेके जा सकता हूँ। तो बी ने क्या किया, जब 2 में 3 ऐड किया तो ये 5 हो गया, और बी की अपनी कॉस्ट कितनी थी, इनफाइनाइट थी। ये देखें बी की अपनी कॉस्ट कितनी थी डी तक पहुंचने के लिए, अगर मैं इसको बी ऑफ डी करूँ कि ये डी तक पहुंचने की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कि वो एंट्री जो यहाँ आएगी इसकी बात हो रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू में अपनी वैल्यू देखी उसने, उसके पास अभी तो ओल्ड वाली वैल्यू इनफाइनाइट है। ओके, 2 प्लस डी इसने 3 कहा हुआ है, तो जब आप 2 प्लस 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 5। तो बेसिकली ये होगा कंपैरिजन बिटवीन इन्फिनिटी कॉमा 5। तो अब इन्फिनिटी और 5 में से स्मॉल क्या है 5, तो इसका मतलब है कि इस तरफ जो है वो 5 वैल्यू ये एंटर होगी। ठीक है, तो ये आपका वेक्टर अपडेट हो गया। इस तरीके से हर एक आपके पास जो नोड है वो अपने वेक्टर को अपडेट कर ले। तो ये जब ई से आएगा तो देखिए अब यहाँ पे इन्फिनिटीज कम होती जा रही है जो अननोन है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सारी वैल्यूज आती जा रही है। जिस तरह जो है नोड्स आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उस तरह वो इन्फॉर्मेशन उनके पास आती जा रही है और वो अपना जो है इसको कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है इसका एल्गोरिथम यहाँ लिखा हुआ है, ये इसका एल्गोरिथम, इसको आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ये देखिए, इसमें ये इन्फिनिटी है और ये वो सारा बिल्कुल वैसे ही बताया गया, इसको आप देख सकते हैं। ये बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है और उसकी इक्वेशन की है बेलमैन फोर्ड की, जो हमने यहाँ भी देखी। ये बेलमैन फोर्ड की इक्वेशन है, ये इम्प्लीमेंट की गई है यहाँ पर, ये निकाल ली। तो बेस्ट आप फाइंड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, देखिए जरा कुछ यहाँ पर ये तो कहते हैं जी कि काउंट टू इन्फिनिटी क्या है, इफ अ लिंक इज ब्रोकन कॉस्ट बिकम इनफाइनाइट, every other router should be aware of it immediately, but in distance vector routing this takes some time. डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग थोड़ी स्लो होती है। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास जो x है, ये जो a है सॉरी, ये आपका सोर्स है x। ठीक है, और ये जो है आपके पास यहाँ पे a नोड के साथ कनेक्टेड है, और b ये टेबल में एंट्री बता रही है कि आपके पास x अगर डेस्टिनेशन हो तो राउटर ए के जरिए से उसकी कॉस्ट जो है वो 1 है। अच्छा,
बी जो है यहाँ पर उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने एक्स तक जाना है तो राउटर ए के जरिए से आप जा सकते हैं और कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, 2 पड़ेगी। यानी बता अगर ए को 1 कॉस्ट पड़ रही है तो फिर बी को कितनी पड़ेगी, जो यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट है। इसमें अगर बी से ए तक की कॉस्ट कितनी 1 है तो बी को कॉस्ट कितनी पड़ेगी, 1 + 1 2 पड़ेगी। फिर उसके बाद बिफोर लिंक फेलियर ये है। आफ्टर लिंक फेलियर, अगर लिंक फेल हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये लिंक फेल हो जाता है, लिंक अगर फेल होता है तो फिर अब ए ने क्या कहा, ए ने कहा कि एक्स तक पहुंच, देखिए लिंक, ये देखें अगर आप यहाँ नोट करें, एक्स ए जो है वो आपको एक्स तक लेके जा रहा था, तो ये लिंक उस वक्त ठीक था, लेकिन ये लिंक यहाँ पर खराब हो गया। तो अब ए से एक्स तक जाने की कॉस्ट कितनी हो गई, 16। 16 जो है ना वो डिस्टेंस वेक्टर के लिए 16 बेसिकली इज इक्वल टू, आप समझ लें एक किस्म का इन्फिनिटी है, क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर के अंदर जो लॉन्गेस्ट पाथ हो सकता है वो 15 हॉप्स हो सकता है, 15 हॉप्स से ज्यादा नहीं होता, ये अहम बात है। 16 को वो इनफाइनाइट समझते हैं। तो हॉप काउंट जो है वो 0 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकता है, 16 भी होगा। अगर ये 16 हो गया तो मतलब इन्फिनिटी है डिस्टेंस वेक्टर के अंदर। तो उसने क्या किया, एक्स ए, बस बेसिकली वो कह रहा है कि कॉस्ट जो है वो इन्फिनिटी है। आफ्टर लिंक फेलियर, अब सिचुएशन ए के टेबल है उसकी सिचुएशन ये अपडेटेड है। ए आफ्टर ए इज अपडेटेड बाय बी, डी ने क्या कहा, डी ने ये कहा कि इमेज जब ये तो फेल हो गया, 16 कॉस्ट है, लेकिन साथ ही बी ने अपना टेबल इसको भेज दिया। अच्छा, ये आपस मुसल्स एक दूसरे के साथ टेबल शेयर करते हैं, मुसल्स फुल टेबल, कंप्लीट टेबल शेयर करते हैं। तो जब बी ने अपना टेबल इसके साथ शेयर किया तो बी क्या कह रहा है, बी ये कह रहा है कि मेरे पास एक्स तक एक रास्ता है जो कि वाई है और उसकी कॉस्ट है 2। अच्छा, ए को ये बात चली कि मैं जा सकता हूँ एक्स तक है कॉस्ट 2, तो ए ने इस बात को कहा, अब जब कंपेयर किया कि ए जाए तो 16 कॉस्ट पड़ती है, मतलब इनफिनाइट। जब कंपेयर किया 2 को तो उसको लगेगा कि हाँ ये ठीक है, उसने अपना टेबल अपडेट कर दिया, 3 कर दिया। अच्छा, 3 क्यों किया, 2 कॉस्ट तो बी के लिए है और यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट है इस लिंक की वो 1, इस लिंक की कॉस्ट है वो 1 है। जब उसने इक्वल है इसमें 2 ऐड किया तो ये 1 + ये 2 इसमें ऐड किया, उसने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो हुआ ये कि जब लिंक ब्रेक हुआ तो अभी ए ने इसको नहीं बताया कि मेरे पास से एक्स गायब हो गया, लेकिन बी ने उसको अपना टेबल शेयर किया तो ए ने कहा कि वो अच्छा वो जो एक्स वाले से यहाँ से वो चलते बी के करीब हो गया, बी किस तरह बेहतर है, ए वो अपने पास अपडेट कर रहेगा और यहाँ पर ए की जगह पे अब उसने बी लिखा हुआ होगा कि मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ बी आएगा एक्चुअली कि मैं ये लिखता हूँ आफ्टर बी इज अपडेटेड बाय। अच्छा, अब इसकी कॉस्ट चूंकि 3 थी और इसने यहाँ नोट किया था कि वाया ए में जा सकता हूँ तो 2 है, इसने अब अपना टेबल इसको भेजा। जब इसने अपना टेबल भेजा तो इसने कहा कि ओके जो कॉस्ट है ए ने, ए पहले मुझे कॉस्ट आई थी, वो ए ने मुझे पहले यहाँ पे शुरू में, तो उसने 1 ऐड करके 2 रखी हुई थी। अब ए कह रहा है कि कॉस्ट बदल गई है, कॉस्ट 3 हो गई है जाने के लिए एक्स तक। तो ये चेक करेगा, चलेगा अच्छा वो चूंकि एक्स तक कॉस्ट 3 हो गई है तो यहाँ से यहाँ चूंकि कॉस्ट 1 है तो ये 3 में 1 ऐड करके 3 + 1 करके 4 यहाँ पे अपडेट कर, चूंकि बी के पास ये जो इन्फॉर्मेशन थी कि एक्स कनेक्टेड है यहाँ पर वो ए की तरफ से यही थी, तो बी ने इस बात को नोट किया था कि वो ए के जरिए से आ रही है। जब ए के जरिए से आ रही है तो 3 ने ये बात उसको यहाँ पे नोट कर दी, तो उसको इसको अपडेट कर, सॉरी यहाँ पे जो मैंने कहा था कि ये अपडेट होगा, यहाँ पे अभी भी ए ही था, यहाँ पे ए ही रहेगा, ए ए के थ्रू उसने अपना अपडेट कर दिया। करते करते ये ऐसे इंक्रीमेंट करते करते दोनों दोबारा ये भी 16 पे पहुंच जाएगा और ये भी 16 पे पहुंच जाएगा, मतलब काउंट टू इन्फिनिटी पे। तो ये है काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कि अगर एक लिंक ब्रेक होता है और गलती से ये हो जाए कि वो ए के बताने से पहले बी उसको बता बैठे, तो फिर ये काउंट टू इन्फिनिटी की तरफ चल पड़ते हैं और एंड में फाइनली जाके दोनों के लिए वो लिंक, वो नेटवर्क अनअवेलेबल हो जाएगा। So if a link is, अब इस बात का खुलासा यहाँ लिखा हुआ है, if a link is broken, every other router should be aware of it immediately। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर है तो टाइम लगता है,
At the beginning, both node A and B know how to reach node X. Suddenly, the link between A and X fails. Node A changes its table. ठीक है जी बात. If A can send its table to B immediately, everything is fine. सब कुछ ठीक है अगर A बता देता है. लेकिन ऐसा नहीं होता. The system becomes unstable if B sends its forwarding table to A before receiving A's forwarding table. तो node A क्या करेगा, वो सारी बात यहाँ लिखी है हमने. तो यहाँ पे इशू तब रेज होगा जब ये लिंक ब्रेक हुआ, ए ने इसको बताने से पहले ही बी ने इसको बता दिया, तो तब इशू होगा. हाँ, अगर ए पहले बता दे और एक की खबर पहले बी तक पहुंच जाए तो बी उसको अपडेट कर लेगा और मसला नहीं होगा. तो ये है जी काउंट टू इन्फिनिटी. तो टू ने इन्फिनिटी प्रॉब्लम ये है. अच्छा, ये तो इसका वजह कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर प्रॉब्लम भी है. वो क्या है जी? प्रॉब्लम है काउंट टू इन्फिनिटी का प्रॉब्लम. ठीक है कि अगर ए थोड़ा सा स्लो हो जाए तो वहां पे इशू हो जाए. तो एक हमने राउटिंग टेबल की एक कैटेगरी को जिसका नाम था डिस्टेंस वेक्टर, जो कि डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट करते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं. दूसरी कैटेगरी है लिंक स्टेट राउटिंग. तो अ राउटिंग एल्गोरिथम दैट डायरेक्टली फॉलोज आवर डिस्कशन फॉर क्रिएटिंग लीस्ट कॉस्ट ट्री एंड फॉरवर्डिंग टेबल इज लीस्ट स्टेट राउटिंग. स्टेट राउटिंग, ये लिंक स्टेट जो है, लिंक की स्टेट को चेक करते हैं और उसके ऊपर फैसला करते हैं. दिस मेथड यूजेस द टर्म लिंक स्टेट टू डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिंक दैट रिप्रेजेंट्स अ नेटवर्क इन द इंटरनेट. तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो एजिस के साथ एसोसिएट की जाती है और वो स्टेट ऑफ द लिंक को जाहिर कर रही होती है कि कितनी बैंडविड्थ है और वो सारी चीजें. इस वेक्टर में ये चीजें नहीं होती कि लिंक के ऊपर जो कॉस्ट, वहाँ जो कॉस्ट है वो राउटर तक पहुंचने की होती है. उस राउटर देखिए वो डिस्टेंस होता है कि कितनी हॉप अवे है बस ये. लेकिन वहां पे इसका ताल्लुक इससे नहीं होता कि कितना वो नेटवर्क कैसा है, वो उसका बैंडविड्थ कितनी है, वो सारी बातें. लिंक की स्टेट के ऊपर उसका ध्यान नहीं होता, सिर्फ वो एक लमसम एक वैल्यू होती है, उस पर ध्यान होता है. जी, तो टेबल बनाता है ये सबसे पहले बजाय डिस्टेंस वेक्टर क्रिएट करने के लिए लिंक स्टेट डेटाबेस क्रिएट करता है. तो द कलेक्शन ऑफ स्टेट ऑफ ऑल लिंक्स. तो ए से लेके ए तक और बी सी डी ई तक, ये ए का वेक्टर आ गया, ये बी का वेक्टर, तो ये सारा हमारे टू डायमेंशनल टेबल बन जाएगा जिसमें वो डेटाबेस क्या है. तो अगर आप देखें ए से ए तक जीरो कॉस्ट है और ए से बी टू है, ए से सी इन्फिनिटी है, तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी शुरू में. So the link state database, the collection of state of all the links. The LSDB can be represented as two-dimensional array in which the value of each cell defines the cost of corresponding link. यहाँ पे अब लिंक की कॉस्ट है यहाँ पे. ठीक है, वहां पे क्या था, वो हॉप काउंट था. वहां पे उसकी उस नंबर का मतलब कुछ और था. उसका मतलब ये था कि कितने हॉप अवे है, कितना डिस्टेंस है. यहाँ पे जो टू है ये लिंक की कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके अंदर वो बैंडविड्थ और वो लेंथ ऑफ द लिंक वो सब शामिल हो, ये उसकी बेस पे. अच्छा, there is only one LSDB for the whole network. Each node needs to have a duplicate of it to be able to create the least cost tree. तो हर नोड क्या करती है, हर नोड अब ये एक टेबल डेटाबेस सेंट्रलाइज बन जाता है. तो ये टेबल की कॉपी तमाम नोड्स को दे दी जाती है और फिर वो इस हर कोई अपने अपने टेबल के ऊपर मेहनत करता है और खुद से बेस्ट पाथ फाइंड कर देता है. इंपॉर्टेंट बात है वहां पे क्या था कि हर कोई अपना पार्शियल टेबल बनाता है और वो टेबल शेयर करता है और उससे वो अपने टेबल्स को अपडेट करके वो रखते हैं. पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं होती. ये देखिए डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या है, हर नोड के पास अपना अपना टेबल है, अपना अपना टेबल है और इसी को देख के फॉरवर्डिंग करते हैं. पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं होती. जबकि लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर हर नोड के पास कंप्लीट पिक्चर होगी पूरे नेटवर्क की. ये देखें अगर आप, ये पूरा टेबल होगा, डेस्टिनेशन क्या पाथ है और वो हर चीज, और ये पाथ की कॉस्ट है अंदर. ये डायरेक्ट लिंक की स्टेट्स है बेसिकली जो अंदर ये नंबर लिखते हैं. जी जी. तो हाउ ईच नोड कैन क्रिएट इट्स दिस LSDB. हर नोड जो है वो ये LSDB अपना जो टेबल था वो टू डायमेंशनल टेबल कैसे क्रिएट करती है. तो सबसे पहले ए ने बनाया अपना टेबल. उसको पता है कि ए ने उस टेबल बनाया कि बी तक पहुंचने में और डी तक पहुंचने में ये कॉस्ट ये है. तो इस तरह सब ने अपना अपना टेबल सब ने बना दिया. अच्छा, उसके बाद जिस तरह पहले बना था वैसे ये टेबल तो वही है. लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि कॉस्ट जो हम यहाँ पे कह रहे हैं 2 और 3, इसका मीनिंग कुछ और है. इसका मीनिंग है कि ये लिंक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. वहां पे 2 और 3 का मतलब नंबर ऑफ हॉप्स था, वहां पे उसका मतलब डिस्टेंस था. ठीक है जी बात, ये डिस्टेंस नहीं है, ये कॉस्ट है.
So send ls packet to all its immediate neighbor each interface to collect two pieces of information from each. तो ये हर कोई अपने ये देखें, अगर आप ये सब एक दूसरे को अपना अपना टेबल भेज रहे हैं, ये इसको भेज रहा है, इसको भेज रहा है, ये इसको भेज रहा है, इसको, तो हर कोई अपने अपने नेबर्स को टेबल भेज रहा है. The identity of the node, the cost of the link. ये identity of the node और cost of the link. When a node receives an LSP, it completes the LSP. Compare the LSP with the copy of जो उसके पास already है, और node check कर दिया the sequence और फिर इस तरीके से. Then the node send a copy of it out of each interface except the one from which the packet arrived. अब आप देखें, ए से इधर एक पैकेट आया था टेबल, वो तो कॉपी जो है उसकी वो जो अपडेट करने के बाद इधर नहीं भेजेगी, बाकी सबको भेजती. ये यहाँ लिखा हुआ है. तो ये कहते क्या कह रहे थे वो, व्हेन अ नोड रिसीव एन एलएसपी, जिस तरह ये मैसेज उसको मिलेंगे, लिंक स्टेट के जो पैकेट्स मिलेंगे, तो उसे अपने के साथ कंपेयर कर लेगी और उसको ऑलरेडी जो है वो कंपेयर करने अपडेट कर लेगी. द नोड चेक द सीक्वेंस नंबर इन बोथ एलएसपी टू नो विच वन इज ओल्ड एंड डिस्कार्ड इट एंड कीप द न्यू वन. उसके बाद then the node send a copy of it out of each interface except the one from which the packet arrived. This guarantee the flooding stops somewhere in the network where a node has only one interface. Each node creates comprehensive LSDB. This LSDB is same for each node as shown the whole map of the network. In other words, a node can make the whole map of it needs to using the LSDB. तो यहाँ पे ये important है कि इस तरीके से एक्सचेंज करके अपना अपना टेबल तो वो खाली अपडेट नहीं कर रही, बल्कि सबकी इन्फॉर्मेशन अपने पास रख के एक कंप्लीट पिक्चर बनाई जा रही है और इस तरह का टेबल बिल्ड कर रही है हर ये वाले. तो ये पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है लिंक स्टेट में, पूरे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है. तो इन डिस्टेंस वेक्टर ईच राउटर टेल्स इट्स नेबर व्हाट इट नोज अबाउट द होल नेट. In link state routing algorithm, each router tells the whole internet what it knows about its neighbor. ठीक है ये बात, कि वो अपने नेबर के बारे में क्या जानता है, सिर्फ नेबर के बारे में जानता है बस. ये यहाँ पे होल नेटवर्क के बारे में जो बताता था वो, और यहाँ पे ये ईच नेटवर्क के बारे में, सॉरी ईच नेबर के बारे में. ये डाइजेस्टर एल्गोरिथम है जो कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करता है, लिंक स्टेट राउटिंग को इम्प्लीमेंट करते जो हमने देखा था उसमें, ये किस तरीके से वो यूज करता है. The figure shows the information of the least cost tree जो कि बनाया जाएगा using algorithm. We need to go through an initialization step and 6 iteration to find the least cost tree. अब A के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है ये बात. तो सबसे पहले इनिशियलाइज किया उसने, और उसको अब A को अपने नेबर्स का पता है कि A से A तक की कॉस्ट 0 है, A से B तक 2 है और A से D तक 3 है और बाकी सब इन्फिनिटी है. ये तो उसने स्टेप 1 कर दिया. उसके बाद वो इन आइट्रेशन 1 के अंदर क्या करता है कि ए ने ये टेबल जो है अपने शेयर किया किसके साथ थी, ए से बी, और फिर ए से डी गया, और फिर बी ने आगे सी को भेजा और ई को भी भेज दिया. ठीक है जी बात, बी ने सी को भी भेज दिया और ई को भी भेज दिया, नजर आ रहा है. अब जो ये इंफॉर्मेशन थी वो आपके पास जो है वो बी तक भी पहुंच गई और फिर बी से होते हुए वो यहाँ तक पहुंची. अच्छा, ए ने यहाँ पे आइट्रेशन 1 के अंदर जो ये सॉलिड लाइन बता रही है कि ए ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बी को बताई. अच्छा, और आइट्रेशन 2 के अंदर ए ने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो बी को बताई. और फिर आइट्रेशन 3 के अंदर बी, अब ए ने अपने दोनों नेबर्स को बता दी है बात जो उसने बतानी थी, और जब उसने अपने, अच्छा देखें, आइट्रेशन 1 के अंदर ए ने बी को बताया, भाई यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आइट्रेशन 1 के अंदर ए जो है वो बी को बता रहा है. जब ए बी को बता रहा है तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन होगी, उसमें ये इंफॉर्मेशन होगी कि बेसिकली बी के पास ये कि ए के पास डी नेटवर्क भी है और बी भी है. तो बी तो वो खुद इसलिए ये उसके लिए इतनी मायने फेज नहीं थी, लेकिन डी वाली बात उसके लिए इंपॉर्टेंट थी, वो उसने नोट कर ली कि डी भी यहाँ मौजूद है. अब यहाँ देखिए, अगर आप ये 0 2 और इन्फिनिटी लिखा होता, 0 2 और इन्फिनिटी, ये उसने लिखा होता कि ए के नेबर्स की कॉस्ट, लेकिन सी और ई पे इन्फिनिटी लिखा हुआ था, और यहाँ पे अब वो क्या हो चुका है, वो इन्फिनिटी नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया, वो 6 और 7 हो गया. ये 6 और 7 कैसे हुआ
वो इस तरह हुआ कि बी जो है उसको अपने नेबर्स का बताया कि बी का नेबर सी है और ई है, ठीक है। उस बी से 5 थी, उसने उसमें उसमें 2 ऐड करके यहाँ 7 कर दिया, और यहाँ पे 4 थी तो उसने 2 ऐड करके उसको 6 कर दिया। तो इस तरीके से ये ऐड करके इसने इन दोनों को अपडेट किया। तो जब ए ने बी को इंफॉर्मेशन दी तो बी ने अपने नेबर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अपडेट कर दी। सिमिलरली जब ए ने डी को ये इंफॉर्मेशन दी तो फिर डी अपने नेबर्स की ये चीजें अपडेट करेगा, लेकिन डी के पास आगे कोई नेबर नहीं है तो ये चीजें वही रही थी 0 से 2 और ये 7 और 3 और 6। आइटेशन 3 में अब बारी बी की है, क्योंकि ए ने अपना काम पूरा कर दिया, बी जो है वो अपने नेबर को भेज रहा है, तो बी अब बारी बी की है, तो बी अपने नेबर ई को भेज रहा है। ई ने क्या किया, ई ने अपने नेबर्स के लिए इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया। ई का नेबर कौन था, एफ था, अगर आप देखेंगे तो ई ने अपने नेबर एफ को वो चीज भेजी जो बी से रिसीव की थी, और यहाँ पे अब देखें आप, ये पहले इन्फिनिटी था, इसकी कॉस्ट भी अपडेट हो गई। अच्छा, ये ट्री बन रहा है, ठीक है, ये ट्री बन रहा है। अब नेक्स्ट अगर हम चले आइटरेशन के अंदर तो क्या होगा, आइटरेशन 4 में 5 में यहाँ सारी कर, अब मैं तो यहाँ पे अब बी ने जो है वो ए को बता दिया था, अब बी किसको बताएगा, सी को बताएगा। जब बी सी को बताएगा तो ये देखिए ये सारी, अब बी ने जब सी को बताई तो ये सारी इंफॉर्मेशन सी के पास चली गई। तो सी ने अपने सी को अपने नेबर को बताया, तो उसने सी ने अपने नेबर्स की कॉस्ट को अपडेट कर दी। जी अगर आप देखें यहाँ पे इन्फिनिटी था, यहाँ पे ये तो सी ने इसको भी कर दिया। अच्छा, अब बी ने अपने नेबर्स को कंप्लीट भेज दिए बारी। अब बारी किसकी है जी, अब बारी है ई की। ई की बारी है कि वो अपने नेबर को भेजे। तो यहाँ पे ये यहाँ जो काम है ये ए का चल रहा था कि ए ने अपने नेबर्स को भेजा, यहाँ पे बी ने अपने नेबर्स को भेजा सी को, और ये सॉरी सी को नहीं ई को भेजा, और यहाँ पे बी ने, यहाँ पे भी बी काम कर रहा है, यहाँ भी बी काम कर रहा है, इधर ए काम कर रहा था और यहाँ भी ए काम कर रहा है। अब ए और बी हो गए। अब अच्छा, डी का कोई नेबर है इधर, डी को तो मसला ही कोई नहीं। उसके बाद अब नेक्स्ट बारी किसकी है जी, ई की है। यहाँ पर ई अपने पास उसका एक ही नेबर है, ई अपने नेबर एफ को वो चीज भेज रहा है। अगर आप देखेंगे ई से एफ जा रही है, एफ ने फिर आगे अपने नेबर जी को बता दिया, उसकी कॉस्ट उसने 9 अपडेट कर दी, क्योंकि यहाँ से कॉस्ट 10 थी, यहाँ से कॉस्ट 9 थी, तो उसने इसको अपडेट करके ये वाला अपने पास रख ली। अब ये सारे हो गए, अब एफ की बारी है कि एफ बताए अपने नेबर को जी को। एफ ने अपने नेबर जो है वो जी को बताया सारी एफ ने जब अपने इन्फॉर्मेशन को बताई जी को, तो एफ ने बेसिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ थी ये सारी इन्होंने जी को बता दी, और जी ने इसको अपडेट कर लिया अपने पास। अब इन सब के पास वो LSDB बन चुका है। तो इस तरीके से बज़ाहिर देखने में हमें लग रहा है कि ये चीज़ दोनों सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, इनका मेथड मुख्तलिफ है। ये एल्गोरिथम अगर आप इसको गौर करें जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से। तो लिंक स्टेट के अंदर ट्री बनता है, अगर आप देखें बाकायदा एक ट्री भी बनता है। डिस्टेंस वेक्टर के अंदर कोई ट्री नहीं बनता, सही है बात। तो हमें एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। राउटिंग टेबल बस वहाँ पे एक वेक्टर होता है, उसके लिहाज से वो उसमें कॉस्ट होती है, उसके लिहाज से वो फैसले करता है। अच्छा, ये पाथ वेक्टर राउटिंग, ये पाथ वेक्टर राउटिंग वही है जो हमने देखी थी स्पैनिंग ट्री में, अगर आपको याद है। तो ये देखें स्पैनिंग ट्री, तो वो जो हम मैसेज एक्सचेंज करते हैं वो सारी बात है कि एक रूट को पहले सेलेक्ट करते हैं कि रूट कौन होगा, और फिर उसके लिहाज से करते हैं। तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा कि हम ऑलरेडी ये बड़ी डिटेल के अंदर हम कर चुके हैं कि स्पैनिंग ट्री है और ये कैसे बनाया जाता है। लेकिन इसको पाथ वेक्टर कहते हैं। एक डिस्टेंस वेक्टर है, एक पाथ वेक्टर है, और एक लिंक स्टेट। 3 तरह के एल्गोरिथम होते हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसको आपने देखना है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कैसे है, ठीक है। इससे पार्ट लंबी ये पाथ वेक्टर राउटिंग का एल्गोरिथम है जो कि आप देख लेंगे बुक में है। अब हम बात तो राउटिंग एल्गोरिथम हमारे पास जो मेन है वो है RIP, OSPF, BGP। ये है आपके पास IEEE के प्रोटोकॉल्स। एक और है EIGRP। EIGRP जो है वो बेसिकली है सिस्को का अपना प्रोप्राइटरी है। तो प्रोप्राइटरी है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम RIP को डिस्कस करेंगे और OSPF को करेंगे, BGP को भी नहीं करेंगे क्योंकि उसका हमारे पास जो स्कोप है वो बहुत ब्रॉड है। तो हमने आज के लेक्चर में बस 2 चीजें डिस्कस करनी है, RIP और OSPF, ये बाकी रहती है, बाकी हम कर चुके हैं। तो इंटरनेट का स्ट्रक्चर अगर आप देखें वो कुछ इस तरीके से है। The internet has changed from a tree structure
with a single backbone to run by different private corporation today. तो पहले सिंगल बैकबोन होती थी, अब मल्टीपल बैकबोन्स हैं, इस तरह आपके पास ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर से चेंज हो चुका है। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल रिप जो है वो क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंफॉर्मेशन इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है जी बात, बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम वी डिस्कस्ड अर्ली। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम हमने अभी डिस्कस किया है। डिस्टेंस वेक्टर काम करता है और वो ये आपका बेसिकली एल्गोरिथम है। रिप वाज स्टार्टेड बाय ज़ेरोक्स ने इसको बनाया था, बर्कले में इस्तेमाल हुआ था। लेकिन ये स्मॉल नेटवर्क के अंदर हमने पढ़ा ना आपने कि वो उसका जो हॉप काउंट है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 15 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम 15 राउटर ही हो सकते हैं उस नेटवर्क के अंदर जहां ये चल सकता है। तो एक बात कंफर्म है कि प्रोटोकॉल है ये इंटरनेट के अंदर नहीं चलता, ये आपके चलता है, यानी कि आपकी लैन चलेगा। लोकल नेटवर्क आपके अपने जाती जो नेटवर्क हैं, प्राइवेट नेटवर्क्स, उनमें चलता है। ठीक है, स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप देखें, आपने ये कनेक्शन लिया पीटीसीएल से, ये आपका अपना राउटर है, इसके इस तरफ जो है ये दुनिया इंटरनेट की है, ये आपका इंटरनेट है, वैन जिसे आप कहते हैं, वैन। इसका एल्गोरिथम है वो और है। जो लिखा हुआ ना इंटर डोमेन राउटिंग, इसका क्या मतलब है? यहाँ से आगे आपने नेटवर्क बनाया, पूरा नेटवर्क आपका अपना सारा है, और इसमें आपने देखें राउटर लगाया, एक राउटर, दो राउटर, तीन राउटर, चार राउटर। ठीक है जी बात। और इनको आपस में आपने कनेक्ट किया ऐसे ऐसे, और फिर इसको ऐसे भी किया, और फिर यहाँ से ऐसे कर दिया, और फिर ये ऐसे हो गया। ठीक बात। इनको आपने चलिए वो मैं ऑलरेडी कर चुका था, ऐसे कर, इसको यहाँ भी कनेक्ट कर दीजिए, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। ये आपका अपने कल वो है, ये राउटर से आपके राउटर 1 2 3 और ये 4। इसके साथ यहाँ एक अलग नेटवर्क था, इधर एक अलग नेटवर्क था, इधर आपका एक अलग नेटवर्क था। यानी कि एक यूनिवर्सिटी है ना, उसके मुख्तलिफ राउटर्स हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, बड़ा नेटवर्क मतलब होगा, लेकिन एक स्मॉल लेवल का अच्छा खासा नेटवर्क है, जो कि एंड पे जब वैन से कनेक्ट करते हैं तो वो एक सर्विस पड़ रहा है जिसके थ्रू वैन तक जाता है, और उसकी ट्रैफिक वैन से वापस यहाँ तक आती है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। तो ये कहलाती है बेसिकली इंटर डोमेन राउटिंग। वो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन नेटवर्क्स को, ये एक नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है, तो इनको डोमेन कहा गया, तो इंटर डोमेन राउटिंग। ठीक है, इट इज नॉट मेंट फॉर वैन, ये आमतौर पर लैन लेवल पे ही इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल, ये राउटिंग प्रोटोकॉल रिप खास तौर पर। इसके अलावा एक और जगह भी इस्तेमाल होता है, मैं आपको बताता हूँ, जरूरी नहीं कि ये हम इसका करें। एक स्मॉल आईएसपी है, क्या जी, एक स्मॉल आईएसपी है, मैं आपको लास्ट डायग्राम में दिखाता हूँ। ये प्रोवाइडर नेटवर्क है जी, ये स्मॉल, इसके यहाँ से आपको समझाता हूँ। अब इसके पास क्या होगा, इसके पास यहाँ राउटर लगे हुए, ये ऐसे पूरा जाल होगा, इसके पास राउटर्स का पूरा जाल होगा इसके पास, और ये आपस में इस तरह नेटवर्क सारे कनेक्ट हो गए ये ऐसे। ठीक है, तो अब आप देखें, आप ये है डोमेन 1, डोमेन 1। ठीक है जी बात। तो ये इस डोमेन के अंदर अंदर प्रोटोकॉल चलेगा, इससे बाहर क्रॉसिंग नहीं करता, बाउंड्री क्रॉसिंग करता। तो ये बेसिकली इस लिहाज से भी है, ये इस पूरे पूरे इंटरनेट के अंदर नेट ये नहीं चल सकता, ये प्रोटोकॉल रिप, ये इसके अंदर चलेगा, वो भी अगर इसका साइज एक स्मॉल है, मतलब वो 15 हमने पढ़ा हुआ है तो उससे स्मॉल है। ये अच्छा, देखते हैं कैसे काम करेगा। Cost is defined as a number of hops, which means the number of networks a packet need to travel through from source to destination to the final destination। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में नंबर ऑफ हॉप्स काउंट होती है। तो अगर आप देखें यहाँ तक, ये देखिए सोर्स ये है और डेस्टिनेशन ये है, समझ आ रही बात। यहाँ से अगर हम बात करें तो राउटर R1 ये एक, यहाँ से यहाँ तक एक हॉप, ये थे, तो कितनी हॉप बनती है जी, 1 2 3 राउटर है तो 3 हॉप्स बनती है। ठीक है, कौन कौन सी, N2 N3 N4। राउटर कितने, तो द कॉस्ट यहाँ जो है वो नंबर ऑफ हॉप्स है, और नंबर ऑफ हॉप का मतलब क्या है, विच मीन्स द नंबर ऑफ नेटवर्क्स
अ पैकेट नीड टू ट्रेवल थ्रू सोर्स डेस्टिनेशन। तो मुख्तलिफ नेटवर्क से आपका ये पैकेट गुजरेगा और डेस्टिनेशन पर। तो अगर आप सोर्स यहाँ पे है N1 में, तो वो पहले देखें पैकेट यहाँ से आएगा इधर R1 के पास, R1 इस पूरे नेटवर्क से गुजार के R2 पे लेके जाएगा, ठीक है। तो वो N2 से गुजरा, एक हॉप ये हो गई। R2 ने उसको R3 के पास भेज दिया, एक हॉप ये हो गई। तो ये पहली हॉप थी, सेकंड हॉप थी। R3 ने उसको भेज दिया डेस्टिनेशन के पास, ये थर्ड हॉप। अच्छा, अगर N2 में कोई सोर्स है और वो यहाँ डेस्टिनेशन भेजता है पैकेट, तो उसको ये 2 हॉप पड़ेगी, 2 राउटर। और अगर N3 भेजता है इसको N4 में कोई पैकेट, तो बेसिकली उसको एक ही राउटर पड़ेगा, तो वो 1 हॉप है। तो बेसिकली ये 1 हॉप है, ये 2 हॉप है और ये 3 हॉप है। इस तरीके से नंबर ऑफ हॉप्स काउंट, हॉप काउंट, कितने राउटर आते हैं दरमियान में। ये आसान है लफ्ज, राउटर कितने आते हैं दरमियान में, या कितने नेटवर्क। जारी बात है, राउटर का हर इंटरफेस से अलग नेटवर्क होता है, तो पैकेट जहां जहां से गुजर के आ रहा है वो डिफरेंट नेटवर्क से होता हुआ यहाँ तक पहुंचेगा। तो इसलिए इसको इंटर डोमेन राउटिंग कहते हैं, इंटर डोमेन, ठीक है। ये आपकी N1 एक अलग डोमेन है, N2 अलग डोमेन है, N3 अलग, और ये डोमेन इसको आप कनेक्ट करें और A forwarding table in RIP is a 3 column table। 3 column table होता है। Address of the destination network, ये destination address है। The address of the next router to which the packet should be forwarded, उसका एड्रेस, उसका नाम। The cost की कितनी कॉस्ट रहेगी, और कॉस्ट यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हॉप्स। तो अगर आप देखें फॉरवर्डिंग टेबल ऑफ R1 जो होगा वो कैसा होगा, R1 का N1 तक, अगर डेस्टिनेशन N1 है, यानी कि ये नेटवर्क में कोई डेस्टिनेशन स्पीकर है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, अगर आप देखें 0 हो जाएगी। ये देखिएगा N1 तक नेक्स्ट हॉप कोई नहीं है, और यही एक ही हॉप है और यही 2 मिनट है N2 के लिए। N2 क्या है, N2 भी उसके साथ ही कनेक्टेड है। N2 N1 इधर है, N2 इधर है, तो इसके लिए दोनों के लिए जो है उसको कहीं पैकेट किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए नेक्स्ट हॉप में कुछ भी नहीं लिखा होगा। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे R1 के राउटिंग टेबल की, अगर कोई पैकेट जो है इसने भेजना है और वो यहाँ पे N3 को भेजना, नेक्स्ट जो आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो N3 का है, तो ये नेक्स्ट हॉप जो होगी वो R2 होगी, क्योंकि R1 पैकेट R2 को भेजेगा और फिर R2 N3 को भेजेगा। ये देखिएगा N3 जो है वो R2 को भेजेगा, और R2 जो है वो, अब हॉप काउंट कितनी आ गई, 2, क्योंकि 2 राउटर दरमियान में है। अच्छा, N4 अगर डेस्टिनेशन है, तो अगर आप देखें R1 पे आप हैं और अगर N4 डेस्टिनेशन है, तो अब आप कहेंगे कि हॉप काउंट 3 है और मुझे पैकेट किसको फॉरवर्ड करना है, R2 को। तो 2 इन्फॉर्मेशन है, एक तो नेक्स्ट हॉप क्या हो गई, R2, और टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, नंबर ऑफ हॉप कितनी है, 1 2 3 3 हॉप। तो ये राउटिंग टेबल में लिखेगा इस तरीके से, राउटिंग टेबल में ये आ जाएगा कि 3 हॉप्स हैं और R2 की तरफ मैंने भेजना है। तो नेक्स्ट राउटर जिसको वो पैकेट भेजना है, सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है, पूरे पाथ के तमाम राउटर का नाम नहीं होता, बस नेक्स्ट हॉप का एड्रेस। तो टेबल में 3 कॉलम होते हैं, डेस्टिनेशन के पैकेट कहाँ जाएगा, अच्छा जी N4 पे जाएगा, ठीक है। तो कहाँ भेजूं, अगर मैं इसको R2 पे भेजूं तो ये N4 तक पहुंच जाएगा। अब आगे पहुंचता है या नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी R1 की नहीं थी। कितनी कॉस्ट है, 3 है जी, तो उसने नोट कर दी और आगे भेज, ये टेबल को देखते हुए आगे भेज, ठीक है जी। रिप जो आपस में टेबल एक्सचेंज करते हैं, वो उसका फॉर्मेट ये है कि इसका ये वर्जन और रिजर्व, ये फैमिली टैग, नेटवर्क एड्रेस, सबनेट मास्क, नेटवर्क, नेक्स्ट हॉप एड्रेस, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीजें। तो एंट्री रिपीटेड। So RIP has 2 type of messages, request and response. A request message can ask about, तो ये होता है specific entry or all entries. It is sent by a router that just come up or by a router that has some time out entries. इस टेबल के अंदर जो एंट्रीज है ना, वो टाइम आउट भी हो जाती है, उनका टाइमर होता है, कुछ देर के बाद ये एंट्रियां टेबल से निकल जाती है। तो ये राउटर आपस में एक दूसरे से एंट्रीज को रिफ्रेश करने के लिए नई नई एंट्रीज मंगवाते रहते हैं। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पांस वाला मैकेनिज्म इनका आपस में चलता रहता है कि ये आपस में टेबल की एंट्रीज को अपडेट रखने के लिए एक दूसरे को रिक्वेस्ट और रिस्पांस वाले मैसेज भेजते रहते हैं, ठीक है। जो रिस्पांस होता है, जो अपडेट मैसेज आता है, कैन आइदर बी सॉलिसिटेड और अनसॉलिसिटेड। अ सॉलिसिटेड रिस्पांस सेंट ओनली इन आंसर टू अ रिक्वेस्ट, ठीक है जी, क्योंकि सॉलिसिटेड है, वो कोई आपने रिक्वेस्ट की तो उसका जवाब आ गया। इट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन स्पेसिफिक टू द करस्पॉन्डिंग रिक्वेस्ट मैसेज। तो जो आपने रिक्वेस्ट मैसेज में जो डेस्टिनेशन के बारे में पूछा था, आपको ये उसके बारे में बताता है, सिर्फ उस स्पेसिफिक के लिए, सब के बारे में नहीं बताता। अनसॉलिसिटेड में क्या होता है कि
सेंट प्रोडिकली आफ्टर 30 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद ये अपना कंप्लीट राउटिंग टेबल एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तमाम। इसका मतलब है कि हर 30 सेकंड, 1 मिनट में 2 दफ़ा। इसका मतलब है कि अगर राउटिंग टेबल का साइज बड़ा होगा तो ये पूरे नेटवर्क में आपस में एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, तो अच्छी खासी ट्रैफिक चाहिए। आ रही थी बात। तो ये टेबल्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में, ये सारे राउटर अपने अपने ये टेबल जो है एक दूसरे के साथ कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट करते हैं, और हर 30 सेकंड के बाद ट्रैफिक जनरेट होती है जिसमें कंप्लीट कंप्लीट राउटिंग टेबल जा रहे होते हैं। अब इनमें से अक्सर एंट्रीज वो होती है जिन्होंने चेंज नहीं होना होता, क्योंकि नेटवर्क इतना जल्दी तब्दील नहीं हो रहा होता, चंद एंट्रीज होती है जिन्होंने तब्दील होना होता है। तो ये एक अच्छी पूरा राउटिंग टेबल भेज दें। तो इसलिए थोड़ी अक्लमंदी ये है कि आप पार्शियल अपडेट भेजें, यानी नॉट कंप्लीट राउटिंग टेबल, बल्कि वो एंट्रीज भेजें जो अपडेट हुई हैं, जिनका टाइमर रिन्यू हुआ है। जिनका टाइमर रिन्यू नहीं हुआ है तो आपको पता है कि वो एंट्रीज जहाँ भी वही है वहाँ भी वही होंगी दूसरे राउटर के पास, उनको भेजने की जरूरत नहीं है। तो जो एंट्रीज चेंज हुई हैं, ओनली दोज एंट्रीज आर फॉरवर्डेड। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ बाद में लिखा हुआ जी। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑटोनोमस सिस्टम यूजिंग द पार्ट 1 एग्जाम्पल। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास इस तरीके से राउटर R1 R2 R3 R4 राउटर है, और ये नेटवर्क 1 2 3 4 5 6 जो है ना इनके पास कनेक्टेड है। तो R1 का जो है वो राउटिंग टेबल शुरू में क्या होगा कि उसको सिर्फ ये पता है कि R1 को अपने नेबर्स के बारे में पता है, R2 को अपने के बारे में पता है, R3 को अपने के बारे में, R4 को अपने के बारे में पता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था अभी बेलमन 4 एल्गोरिथम में और डिस्टेंस वेक्टर में देखा था, बिल्कुल वैसे ही। फिर इन्होंने अपने राउटिंग टेबल आपस में एक्सचेंज किए एक दूसरे के साथ। ठीक है, R1 जब एक्सचेंज किए तो R1 को ये इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिली, R2 से मिली अबाउट N4 एंड N5। तो देखिए N4 और N5 इसमें ऐड हो गई, और ये इंफॉर्मेशन उसने कहाँ से दी, सीन बाय R1, R2 सीन बाय R1। तो R1 ने जब देखा कि R2 ने मुझे ये इसके बारे में बताया है, N4 N5 के, तो उसने अपने पास ये अपडेट कर, और यहाँ पे कॉस्ट को भी लिख दिया। ठीक है, सिमिलरली ये नई एंट्रीज जो आपस में एक्सचेंज करने के बाद इन्होंने जो एंट्रीज थी वो आपस में डाल ली जिन नए नेटवर्क्स का। तो R1 को बेसिकली N5 का और N4 का पता लगेगा R2 से, N6 का उसको पता लगेगा दो राउटर से, R3 से ही पता चलेगा और R4 से भी पता चलेगा। अगर आप देखें N6 जो है, N6 ये कहाँ गया ये, अच्छा R1। ठीक है, अभी R1 ने सिर्फ जो इंफॉर्मेशन थी वो अपने राउटर से ली, किससे, R2 से ली, और R2 ने किससे ली थी, R1 दिखाया गया, R3 दिखाया गया और R4, R1 R3 और R4 दिखाया गया। R3 ने किससे ली, अपने नेबर से ली, R4 से और R5 से। तो ये बेसिकली यहाँ पे पार्शली दिखाया गया, कंप्लीट नहीं दिखाया। कंप्लीट में ये होगा कि हर राउटर दूसरे को अपना जो उसके पास टेबल था वो भेज रहा है, और जो एंट्री उसके पास नहीं थी पहले वो उसको अपडेट कर रहा है। ठीक है, जैसे R1 के पास शुरू में ये थी 3, ओल्ड R1 दिखाया गया, N1 N2 N3, क्योंकि उसको अपनों का पता था जो उसके साथ कनेक्टेड है, उसको इनका N4 5 और 6 का नहीं पता था। लेकिन जब ये मैसेज आया R2 की तरफ से तो R2 ने बताया कि N4 और 5 भी है। तो R2 ने जब मैसेज भेजा तो उसके अंदर R2 का मैसेज में ये होगा ना N4 और 5 3 के बारे में। अच्छा, R2 के साथ 3 भी है और कॉस्ट 2 लिखी हुई है। तो अब जब ये मैसेज आएगा तो वो N3 को चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा कि N3 का एक तो उसको ऑलरेडी पता है, और दूसरा ये है कि जो कॉस्ट आप कह रहे हैं वो कॉस्ट भी ज्यादा है। तो N3 कहेगा मेरे पास ये, R1 कहेगा N3 वाला ही बेहतर है, तो उसने उसको चेंज नहीं किया। जो दो नई एंट्रीज थी वो टेबल में आ गई। ऐसे ही R3 करेगा और ऐसे ही R4 करेगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ ये बताया कि ओल्ड राउट और न्यू राउट। अब ये हो गया जी, जब आपस में सब इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेंगे तो फिर R1 का फाइनल राउटिंग टेबल कैसे बनेगा, वो ये बनेगा। N1 N2 N3 जो है वो साथ कनेक्टेड है, ये इनकी तो कॉस्ट 1 1 है। अच्छा, N4 5 जो है, 4 5 वो कितने हॉप अवे हैं जी, 2 हॉप, क्योंकि N4 5 दो राउटर आएंगे, एक R1 खुद और एक ये R2 आएगा, दो राउटर आएंगे, तो कॉस्ट 2 हो गई। और पैकेट किसको फॉरवर्ड करना है 4 5 के लिए, R2 को ही फॉरवर्ड करना है।
इस तरीके से R2 को वो फॉरवर्ड करेगा पैकेट N45 के लिए। अच्छा, N6 के बारे में जो उसको पता लगा वो बेसिकली R2 से R2 को ही पैकेट भेजना, क्योंकि R2 जो है फिर आगे जिसको R4 को या 5 को भेजना वो उसको पता है, लेकिन R1 जो है वो R2 को ही भेजेगा N6 के लिए। लेकिन ये उसको पता है कि बेसिकली ये मुझसे 3 हॉप अवे है, रास्ते में एक राउटर और आएगा, वो कोई भी हो सकता है, R4 या 3 दोनों में से कोई हो सकता है। तो R1, 2 और 4 से भी जा सकते हैं आप, R1, 2, 3 से भी जा सकते हैं N6 तक। तो N6 जो है बेसिकली 2 पाथ हैं, लेकिन उसने जो पाथ रखा है उसको ये नहीं पता कि R2 से आगे क्या हो रहा है, बस उसको ये पता है कि N6 तक पहुंचने का जो रास्ता है वो R2 से होके गुजरता है। तो इसलिए उसने अपने पास जो नेक्स्ट राउटर जो है उसका नाम R2 ही है तीनों में, क्योंकि तमाम बाकी दुनिया जो है वो R2 के उस तरफ है, तो इसके लिए नेक्स्ट हॉप R2 ही होगी और डिस्टेंस यहाँ पे मुख्तलिफ होंगे जो इसने R2 ने बताया उसके मुताबिक ही अपडेट कर। ठीक है जी बात। ओके जी, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। तो ये OSPF एल्गोरिथम है जी, OSPF एल्गोरिथम। OSPF एल्गोरिथम जो है ये भी एक इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल है लाइक रिप, और ये लेकिन लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर बेस करता है, जिसको मैं देखा था अभी डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम उस पर बेस करता है। ये ओपन प्रोटोकॉल है कि इसका मतलब ये है कि ये हर तरह के राउटर पे चल जाता है, ओपन है, ओपन स्टैंडर्ड है, प्रोप्राइटरी नहीं है, किसी का जाती नहीं। ठीक है जी। OSPF ये लिंक स्टेट है तो ये कॉस्ट के ऊपर बेस करेगा। कॉस्ट कॉस्ट मतलब कि बैंडविड्थ और इस तरह की रिलायबिलिटी बहुत सारी और चीज़ों को देखता है। तो N1 अगर सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है, तो अगर आप देखें तो अब वो चीज़ें बदल गई, अब हॉप काउंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, हॉप काउंट नहीं है हॉप काउंट नहीं है, बल्कि क्या है जी, ये N1 और ये N4 है। N1 से अगर N4 जाना है तो ये सारी कॉस्ट ऐड हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी बचेगी जी? 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 सॉरी, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे, 5 + 3 + 4 12 बन जाएगी। अच्छा, N2 से अगर आपने जाना है तो ये कॉस्ट ऐड करें, 3 + 4 7 बन जाएगी। अगर आपने N3 से जाना है N4 पे तो एक कॉस्ट बनेगी 4 कॉस्ट। तो कहने का मतलब है कि ये, अच्छा, ये कॉस्ट किस बेस पर से निकाली है? इस लिंक की बैंडविड्थ जो यहाँ पे बिटवीन R1 एंड R2 अवेलेबल है, इसकी बुनियाद, ये अहम बात है, उसकी बुनियाद पे। तो यहाँ पे ये लिखा होगा कि इन OSPF like RIP protocol, the cost of reaching a destination from the host is calculated from source router to destination router. However, each link can be assigned a weight based on the throughput, round take time and reliability. Throughput का मतलब क्या होता है कि बैंडविड्थ, मतलब नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड क्या रेट्स हैं उसके मुताबिक वो अपने उनको वेट देगा और उसके मुताबिक वो कॉस्ट उनकी कर लेगा। जैसे देखा था हमने स्पैनिंग ट्री के अंदर उन्होंने डिफरेंट बैंडविड्थ वाले लिंक्स को डिफरेंट कॉस्ट दी हुई थी, तो वैसे यहाँ भी है। तो अब इसी की वो बात कर रहा है कि each OSP offer can create a following table after finding the shortest path tree between itself and the destination using register algorithm. So comparing the forwarding table for OSPF and RIP is the same as there is only difference the cost values. Cost का फर्क है कि वहाँ पे वो कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ हॉप्स थी और यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बैंडविड्थ है, जो बात मैं आपको पहले भी बता रहा था। काम वैसे ही होगा कि R1 के राउटिंग टेबल में शुरू में क्या लिखा होगा कि उसके पास N1 और N2 जो हैं वो हैं और उनके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। N1 और N2 कोई कॉस्ट नहीं है। N3 और 4 जो हैं वो वाया R2 उसको मिलेंगे, और N3 की जो कॉस्ट है वो निकाल सकता है कितनी जी, 5 + 3 यहाँ पर 8 होना चाहिए, और इस तरीके से जो है यहाँ पर इसके लिए 12 है, N4 के लिए 12। तो ये राउटिंग टेबल बनेगा। अच्छा, areas in autonomous system. OSPF was designed to be able to handle routing table in a small or large autonomous system. OSPF को थोड़े बड़े नेटवर्क के लिए 25 से 30 राउटर तक वाले नेटवर्क के लिए भी डिजाइन किया गया था, ये उन तक भी काम कर सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना जो बेसिकली ऑटोनोमस सिस्टम होता है, ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है कि हमारा वो नेटवर्क जो हमारे अपने कंट्रोल में है वो ऑटोनोमस सिस्टम कहलाता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ जो पीछे आपको डायग्राम यहाँ पे ये दिखाई गई थी, तो ये ऑटोनोमस सिस्टम है बेसिकली, ये प्रोवाइडर अपना ये अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, ये अलग ऑटोनोमस सिस्टम है, तो ये सब अपने अपने अलग ऑटोनोमस सिस्टम यहाँ नजर आ रहा है। ये ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब क्या है? ऐसा जो है ना वो नेटवर्क जो आप खुद मैनेज करते हैं, जिसकी आप रिस्पॉन्सिबल खुद होते हैं, वो ऑटोनोमस कहलाता है। तो जो उसका मैनेजर होता है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वही उसको मैनेज करेगा। तो
ऑटोनोमस सिस्टम, ये आपको एग्जांपल दी गई है। एक आपके पास ऑटोनोमस सिस्टम, जिस पूरे नेटवर्क को आप बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं, मैनेज करते हैं। और फिर एक आपका राउटर ऐसा होता है जो आपको कनेक्ट करता है टू द अदर ऑटोनोमस सिस्टम। तो इस तरह इंटरनेट के अंदर बहुत सारे ऑटोनोमस सिस्टम है, और हर ऑटोनोमस सिस्टम को एक नंबर दिया गया है। तो आमतौर पर जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर एक परचेज करते हैं अयाना से, और वो उनका पूरा ऑटोनोमस सिस्टम उस नंबर से पहचाना जाता है। अच्छा, विद इन द ऑटोनोमस सिस्टम आप डिफरेंट एरियाज बना सकते हैं कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 0। एरिया 0 का होना लाजमी है, वो बैकबोन एरिया कहलाता है। फिर एरिया 1 और एरिया 2 भी हो सकते हैं। ये इसका फायदा क्या होता है कि एरिया 1 और एरिया 2, अब एरिया 1 के अंदर जो राउटर्स हैं ये आपस में एक सारी चीज शेयर करेंगे और एक कंप्लीट पिक्चर बनाएंगे। एरिया 2 आपस में यहाँ प्रोटोकॉल चलेगा, वो अपनी बनाएगा पिक्चर। एरिया 0 वाला जो है वो अपनी पिक्चर बनाएगा। ठीक है, यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टोटल वो आपके एरिया 0 की होती है कि एरिया 0 लाजमी होना लाजमी है। उसके बाद जो ये बॉर्डर पे होते हैं वो राउटर जो दो एरियाज को आपस में कनेक्ट करते हैं उनको हम कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। तो एरिया बॉर्डर राउटर जो है वो आपस में फिर इनके थ्रू ये एक एरिया अपने सारे इंफॉर्मेशन इससे शेयर करता है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि इस तरफ जितने भी राउटर को, इस तरफ वाले तमाम राउटर्स को अपनी इंफॉर्मेशन भेजने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आपस में वर्किंग करके OSPF के जरिए से एक अपना राउटिंग टेबल बना लिया होगा। इधर वालों ने अपना बना लिया, इधर वालों ने अपना बना लिया। उसके बाद इन्होंने आपस में विद इन ईच अदर एरिया बॉर्डर राउटर को यूज करते हुए सिर्फ एक राउटर है जो उधर वाले, मतलब इधर की सारी इंफॉर्मेशन जो है, इधर की सारी इंफॉर्मेशन ये राउटर यहाँ तक पहुंचाएगा, और इस तरीके से इधर की सारी इंफॉर्मेशन जो है ये राउटर जो है, यही राउटर उधर तक पहुंचाएगा। सही है, यहाँ भी ऐसे होगा कि इधर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके थ्रू इधर आएगी, और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन इसी के थ्रू वहां जाएगी। अब इस तरीके से ये आपस में, अच्छा, ये जो डिफरेंट एरियाज हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं होते, यानी कि यहाँ पे ये कोई राउटर नहीं होगा जो इनको आपस में कनेक्ट करे। एरिया 0 जो होता है बैकबोन एरिया, सब उसके थ्रू ही कनेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए इसको बैकबोन एरिया कहा जाता है कि ये वो राउटर्स होते हैं, वो एरिया होता है जो बेसिकली सबको कनेक्ट करता है, एरिया 0। तो फ्लडिंग में नॉट क्रिएट, तो स्मॉल हो तो मसला नहीं, लेकिन अगर लार्ज हो तो फिर ये फ्लडिंग से बड़ा मसला, क्योंकि आपने देखा ना वो हर राउटर तमाम राउटर्स को अपनी समरी भेजता है, अपनी राउटिंग टेबल भेजता है। तो ये आपके नेटवर्क के अंदर अच्छी खासी ट्रैफिक होती है। इसको लिमिट करने के लिए एसपीएफ बनाया गया कि आप एरियाज बना दें, तो वो सारी निगोशिएशन जो हैं वो उस एरिया तक महदूद हैं, और फिर वो एक राउटर आपस में जो बाकी नेटवर्क है उनकी इंफॉर्मेशन को शेयर कर ले। AS need to be divided into small areas. Each area act as a small independent domain जिसके अंदर वो आप फ्लड करेंगे LSP। वन ऑफ द एरिया इज AS इज जो हम डेजिग्नेट करेंगे उसको बैकबोन एरिया कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ग्लूइंग अदर एरिया, ये दूसरों को अपने ग्लू करने के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। द राउटर इन द बैकबोन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय ईच एरिया टू द अदर एरिया। तो ये रिस्पॉन्सिबल है, हर कोई आपस में नहीं भेजता बल्कि एरिया 0 के थ्रू जाती है। तो ये ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं, और ये इस्तेमाल होते हैं किसमें जी, OSPF में, कि एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर आप डिफरेंट एरियाज बना लें। 5 डिफरेंट टाइप ऑफ इसमें LSPs होते हैं जी, डिफरेंट टाइप ऑफ। मैं देखूंगा कितने हमारी स्लाइड बाकी रहती है, 1 2 3 4, बस 4 स्लाइड बाकी है आज के काम में। ठीक, हमने बस ये टाइप ऑफ LSPs देखने कि जो हमारे लिंक स्टेट पैकेट्स जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं। OSPF required that a router advertise the following to all neighbors for the information of LSDB। वो LSDB लिंक स्टेट डेटाबेस बनाने के लिए वो जो पैकेट भेजता है उसको आप कहते हैं LSP, लिंक स्टेट पैकेट्स। उसमें ये 3 चीजें होती हैं, the existence of default entries as node, the different type of links and that connect each node to its neighbor, the different type of cost associated with each। तो ये cost और type of the link और इस तरीके से नोट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है, ये सारी 3 चीजें। दिस मीन वी नीड डिफरेंट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ईच कैपेबल ऑफ एडवर्टाइजिंग डिफरेंट सिचुएशन। वी कैन हैव 5 टाइप ऑफ लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। एक राउटर इंक, नेटवर्क लिंक, इंक नहीं है लिंक है, नेटवर्क लिंक, समरी लिंक टू नेटवर्क, समरी लिंक टू ऑटोनोमस यानी कि एरिया बॉर्डर राउटर जो था, और एक्सटर्नल लिंक। तो ये 5 तरह के आपके पास लिंक स्टेट जो है एडवर्टाइजमेंट्स होती है, जो ये आपके पास इंफॉर्मेशन कैरी करके लेके जाती है।
जी। अच्छा, तीन तरह के आपके पास इसमें ऑटोनोमस सिस्टम होते हैं। एक होता है स्टब लिंक, एक होता है ट्रांजिट लिंक, और एक होता है आपके पास एक और भी होता है, स्टब होता है, एक ट्रांजिट होता है, और एक एक और भी होता है, इसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा है। तो स्टब क्या होता है? स्टब ऐसा होता है जो वन वे होता है, जहां से या तो ट्रैफिक सिर्फ जाएगी या आएगी, वन वे। यानी आइदर ट्रैफिक विल गो इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, यानी कि या तो ये सोर्स हो सकता है या डेस्टिनेशन, नॉट बोथ। तो टू वे नहीं है, यानी कि एरो को आप ऐसे नहीं कर सकते, टू वे, वन वे तो स्टब है, या आइदर इट इज सोर्स और डेस्टिनेशन। ये वो लिंक है, यानी कि ये वो ऑटोनोमस सिस्टम है जहां पे ट्रैफिक जाएगी सिर्फ, वहां से निकलेगी नहीं। सिमिलरली ट्रांजिट लिंक, यानी इधर आपका एक और कोई नेटवर्क है, इधर कोई और है, ट्रैफिक इसके थ्रू जा भी रही है, आ भी रही है, तो ये जो आपके पास लिंक है, ये नेटवर्क है, ऑटोनोमस सिस्टम, इसको आप कहते हैं ट्रांजिट ऑटोनोमस सिस्टम या ट्रांजिट लिंक है। ठीक है जी बात? ओके, मैं क्लियर करता हूँ जी। तो एरिया बॉर्डर राउटर जो है वो ये समरी लिंक टू नेटवर्क, समरी लिंक, ये तो समरी लिंक टू एएस, ठीक है, और ये एक्सटर्नल लिंक है। अब आपको बताता हूँ, ये तीन तरह के पैकेट बताए गए हैं 5 डिफरेंट एलएसपीज में। एक तो ये है कि जब वो जो बाकी एरियाज थे वो एरिया जीरो के साथ आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो जो समरी जाती है उसे कहते हैं समरी लिंक टू नेटवर्क। ठीक है, यानी जो मैसेज की टाइप बनेगी वो ये बनेगी, एलएसपी की टाइप 3 बनेगी, समरी लिंक टू नेटवर्क। इस टाइप का पैकेट जाएगा जो ये इंफॉर्मेशन कैरी करेगा विद इन द एरियाज, कि एक एरिया जो है, जब वो दूसरे एरिया को अपनी समरी भेजता है बेसिकली, तो वो राउटर रिस्पॉन्सिबल है, हमने देखा था। दूसरा ये है कि एरिया जीरो जो है वो दूसरे ऑटोनोमस जो है ना, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर को भेज रहा है इन्फॉर्मेशन, तो ये समरी लिंक टू एएस बन जाएगा किसी और ऑटोनोमस सिस्टम को। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एरिया जीरो जो है वो किसी और नेटवर्क को भेज रहा है, कि यहाँ पे आपके पास राउटर है कोई और, किसी और राउटर को जाएगा तो समरी लिंक टू एएस बन जाएगा। ठीक है, किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के राउटर को वो भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास जो है वो एरिया जीरो से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो किसी और राउटर को जा रही है, सॉरी किसी और नेटवर्क को जा रही है। देखिए ये नेटवर्क है, यहाँ पे इसकी इस तरफ क्या है, हाँ ठीक, तो यहाँ पे ये कोई और नेटवर्क है। तो जब आपके जो इंफॉर्मेशन है वो किसी आपके ऑटोनोमस सिस्टम से निकल किसी और नेटवर्क में जाएगी तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। जब आपके एरिया से निकल कर वो किसी और ऑटोनोमस सिस्टम में इंटर हो जाए, ये एएस कोई और एएस, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ जा रही है और उसकी इधर जा रही है, तो ये है समरी लिंक टू एएस, की एक एएस की इंफॉर्मेशन दूसरे एएस में जा रही है। ठीक है जी बात? आमतौर पे ऐसा होता नहीं है कि एक एएस की दूसरे में जाए, कम होता है। ओके जी। सो ये उसके ओएसपीएफ की जो कमांड कॉमन हेडर है वो ये है कि वर्जन टाइप, मैसेज लेंथ, सोर्स आईपी एड्रेस, एरिया की, एरिया का नंबर होता है एरिया 0 1 2 3, ये वो एरिया का चेकसम आ गया, ऑथेंटिकेशन टाइप आ गई, ऑथेंटिकेशन आ गया। ओएसपीएफ के ये मैसेज वो टाइप 1 2 3 4 5 जिसे हम देखे थे 5 टाइप के मैसेज, तो वो हर एक, ये टाइप 1 का मैसेज है, हेलो का मैसेज है, हेलो मैसेज के बताना होता है आपने कि आई एम अलाइव, कीप अलाइव मैसेज भी कहते हैं इसको। और इसमें वो नेबर का एड्रेस होगा, उसको ये कीप अलाइव मैसेज भेजता है ये बताने के लिए कि आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल। तो ये इस तरीके से होता है। ओएसपीएफ की टाइप 2 में क्या होता है, मैसेज सीक्वेंस नंबर और लिंक स्टेट जनरल हेडर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बेसिकली डिफरेंट तरह के, ये ये वो था, ये नेबर का आईपी एड्रेस। ठीक, तो ये वो 5 है जो हमारे हेडर हैं, ये इन हेडर्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन कैरी करके रहती है, इन मैसेजेस के अंदर ये वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैरी करके लेके आते हैं। और ये 5 तरह के मैसेज क्रिएट आपस में एक्सचेंज करने के बाद ही वो एलएसडीबी बना सकते हैं। ठीक हो गई बात? ओके, तो जी यहाँ तक था हमारा ये बॉर्डर गेटवे राउटिंग जो है, इसको मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ये हमारे इसमें शामिल नहीं है। हाँ, बस ये बता दूँ आपको कि बीजीपी जो प्रोटोकॉल है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, बीजीपी,
इट इज द ओनली प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, और ये आपस में इंटर ऑटोनोमस सिस्टम चलता है। डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इंटरनेट में जो प्रोटोकॉल चलता है वो बीजीपी है। सो BGP is the only inter-domain routing protocol used in internet today. is based on path vector के ऊपर, path vector protocol को इस्तेमाल करता है। देखें आप, तो देखें path vector स्पैनिंग ट्री में भी इस्तेमाल होता है और BGP में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी बात, बस ये इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। आई होप जी आपको समझ आया होगा इसका। अब ये हमारा जो लेयर 3 थी वो हमने लेयर 3 भी ख़त्म कर ली है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लेयर 4 पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हफ्ते को हम एक क्लास रखेंगे फ्रॉम 2 to 5, जिसके अंदर हम ये एक हमने पिछला जो अपना वीक का एक डेफिसिट था वो थोड़ा क्लियर करना है। एक वीक का हमने 3 घंटे का सेशन करेंगे ताकि पिछला जो एक काम रहता है बाकी वो कवर हो जाए इसमें। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन?